हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं कटर एडवांस सीरीज में। और हम लोग आज पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं आपके लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट पोर्शन होने वाला है। और इसके अंदर जो मेन टॉपिक रहेंगे आज 3 है ना, उसमें से एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा रहेगा सॉलिड स्टेट और तीसरा रहेगा सरफेस केमिस्ट्री। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो पिछले वाले सेशंस आप लोगों को मिले हैं आपने वो जरूर देखे होंगे। और उनमें जो भी क्वेश्चंस मुझे लगे कि आप लोगों को करवाने चाहिए वो आप लोगों ने सॉल्व जरूर किए होंगे। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिर्फ एक क्वेश्चन करने से या फिर एक क्लास देख लेने से जे एडवांस जो है वो नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए आज या का ये जो सेशन है उसमें 3 चैप्टर्स के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन करवा पाएगा एक टीचर एडवांस के डेढ़ 2 घंटे के सेशन के अंदर, है ना। और 3 चैप्टर के मिला के भी तो उन चैप्टर से कुछ, उन सिर्फ उतने से क्वेश्चन से कुछ होना नहीं है ना। आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे ऐसी भी उम्मीद है कि आप सब लोग उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी घर पे जहां पर भी आपको टाइम मिल रहा है आप लोग जरूर कर रहे होंगे। हाँ, ये जो सीरीज है हमारा फर्ज बनता है आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। यस, और उनको यहाँ डिस्कस करने का। तो इस सीरीज का जो मोटिव है वो सिर्फ एक रिवीजन के लिए है ना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कई बार हमें लगता है यार ये वाला कॉन्सेप्ट करवा देना चाहिए, रिवाइज हो जाता है। हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जिसमें कोशिश रहती है कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए नीचे से लेके ऊपर तक, है ना। तो फिर वो उन चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस करने में हमें आसानी होती है, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्वेश्चंस करने में हमें आसानी होती है। यस, तो ये मोटिव होता है एक्चुअली इन सेशंस का। लेकिन आप लोग खूब घर पे प्रैक्टिस करते रहे, मेहनत करते रहे, है ना। और बेस्ट ऑफ लक्स आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा। कैब एडवांस में बहुत अच्छी रैंक लेके आए, एक अच्छी जो आपकी ड्रीम कॉलेज है, जो आपने सोच रखा है उस कॉलेज के अंदर जो आपने ब्रांच सोच रखी है वो ब्रांच आपको जरूर मिले। यस, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूर करते रहिएगा आप। यस, तो चलिए फिर हम लोग सेशन को करने जा रहे हैं स्टार्ट, है ना। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले, फिर उसके बाद आएगा सॉलिड स्टेट और फिर उसके बाद आएगा सरफेस केमिस्ट्री, है ना। ये 3 चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेनली इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट ही रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री के उतने ज्यादा क्वेश्चंस जेई नहीं पूछता है ना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सर इसके भी, है ना। लेकिन सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी खास तौर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि एडवांस जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हर साल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और खूब सारे क्वेश्चंस पूछ ही लेता है। ठीक है, तो करिएगा, इनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों की स्क्रीन पर लाना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। यस, कर दे स्टार्ट मेरे हिसाब से सेशन को। पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, देखिए जनाब। फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा माहौल ज्यादा चिल्ड हो रखा है, इसको टेम्परेचर को बढ़ा लिया जाए। हाँ, ज्यादा ठंड में भी नहीं रहना चाहिए भाई, है ना, उसके भी अपने नुकसान है। यस, आइए जी, आइए जनाब आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कि कंसिडर अ गैल्वेनिक सेल ऑपरेटिंग विद द ओवरऑल रिएक्शन, और आपके सामने रिएक्शन लिखी है 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस I2 सॉलिड। गिवन दैट ई नोट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस इज इक्वल टू इतना, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, और ये I2 का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। इफ द सेल स्टार्ट्स विद Fe3 प्लस इतना, I माइनस इतना एंड Fe2 प्लस इतना, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल व्हेन 50% ऑफ द इनिशियल I माइनस हैज बीन कंज्यूम्ड। क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस, कह रहा है कि इनिशियली आपने Fe2 प्लस इतना ले रखा है, I माइनस इतना ले रखा है और Fe2 प्लस इतना ले रखा है। सर Fe के बारे में क्यों नहीं कहा गया? अरे ये तो सॉलिड है, ये वैसे एक्सप्रेशन में कहीं आएगा नहीं, है ना। इस वजह से इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है। इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और कहता है कि I माइनस अगर 50% अगर कंप्लीट हो जाए, 50% अगर कंज्यूम हो जाए, तो बताइए सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, है ना। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, समझेगा आप लोग। तो सर देखो, सेल पोटेंशियल होता क्या है, जैसे आपके सामने तो सेल रिएक्शन तो दे ही रखी है, ये रही मेरी सेल रिएक्शन। यस, और मुझे एक बात बताइए, इस सेल रिएक्शन के अंदर एन की वैल्यू कितनी है? एन कितना है बताओ जरा। सर Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 1 और 2 है, तो इसका मतलब एन का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इस रिएक्शन में कितने हैं? 2 है सर, है ना। सर मुझे ई ऑफ सेल का फॉर्मूला भी पता है, नंस्ट इक्वेशन क्या कहती है जल्दी से बताइए। सर ई ऑफ सेल हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग इस सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग Q का जो एक्सप्रेशन आएगा Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन
इसकी पावर 2 और I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, ये एक्सप्रेशन आएगा सर। सर मुझे ई ऑफ सेल जो है ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ना मेरे पास ई नॉट ऑफ सेल है और ना ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन है। अरे सर इनकी कॉन्सेंट्रेशन है तो सही आपके पास। अरे मैंने कहा वो तो इनिशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन है। यहां पर आपको ई ऑफ सेल तब निकालना है जब I माइनस 50% कंज्यूम हो जाए। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन भी वो वाली होनी चाहिए जब I माइनस 50% कंज्यूम हो रहा है, वो वाली कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या दादा बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो सर सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर निकाल लो, एन की वैल्यू हमारे पास है सर। सर ई नॉट ऑफ सेल होता क्या है? मैंने कहा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बोलो यही होता है? हाँ सर। तो कैथोड कौन है सर? कैथोड 3+ से 2+ रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड हो गया सर 0.77 माइनस एनोड जो है I माइनस से I2, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब एनोड जो है वो हो गया 0.54। तो बताइए ये वैल्यू कितनी आ रही है? सर ये वैल्यू आ रही है 0.23 वोल्ट। सर ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू हमें मिल चुकी है। उनका ठीक है, ये तो ई नोट ऑफ सेल आया, अभी तुझे और क्या करना है? तुझे वो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है जब I माइनस जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा हो, 50% कंज्यूम हो रहा हो। एक बार के लिए देखते हैं, देखें रिएक्शन यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं ना। 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस I2 सॉलिड, है ना, ये ऐसा। और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली क्या दे रखा है? Fe3+1 है सर, 1 मोलर है। Fe2 प्लस 0.01 मोलर है। और I माइनस कितना है? I माइनस भी 1 है सर, I माइनस 1 है सर। तो टाइम के साथ होएगा क्या? ये कंज्यूम होएगा कितना? इसमें से मान लेते हैं x डिसोसिएट हो गया, तो ये भी कितना होएगा? x ही होएगा स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग। और ये कितना बनेगा? x बनेगा, तो 0.01 प्लस x। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर ये 50% कंज्यूम हो चुका है। I माइनस जो है कितना कंज्यूम हो गया सर? 50% कंज्यूम हो गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है सर? x 1 का 50% हो जाएगा। x जो है वो कितना हो जाएगा सर? 0.5। और अगर x का वैल्यू 0.5 हो गया, इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, x 0.5 है तो I माइनस कितना बचा? 0.5 बचा। ये 0.5 बचा तो ये भी कितना बचा? 0.5 बचा। और ये कितना हो गया? 0.01 प्लस 0.5, तो सर ये हो गया 0.51 मोलर। ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई कब? जब आपका I माइनस 50% कंज्यूम हो रहा है। ये हमने इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। मैं सही कह रहा हूं? कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? अरे हाँ ना तो बोलो, मैं सही कह रहा हूं ना? पक्का? तो अब अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो फिर ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें ई ऑफ सेल की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। आइए फिर हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल कितना मिला था आपको सर? ई नॉट ऑफ सेल है 0.23 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। एन का वैल्यू है 2 लॉग Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। Fe2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.51 की पावर 2, 0.51 की पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है सर? ये नीचे भी है 0.5 की पावर 2 इंटू 0.5 की पावर 2। ओहो, 0.5 की पावर 2 इंटू 0.5 की पावर 2। तो सर एक काम करो ना, ये उड़ ही गया सर, इससे क्या ही है, मतलब इतना तो अप्रोक्सीमेशन चल ही सकता है ना? और अब इसको सॉल्व करना है आपको। 0.23 ये 0.03 आ जाएगा, ठीक है, लॉग इसको प्लस लिख दो ना, नहीं हाँ लिख दो, चलो प्लस लिख दो। इसको अगर मैं प्लस लिख दूं, माइनस की जगह प्लस लिख दूं, तो ये लॉग 0.5 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सर इंटू 2 लॉग 0.5। 0.5 बोले तो 5/10। यस। अब यार कैलकुलेशन तो खूब लंबी चौड़ी हो गई है, करो देखें क्या मिल रहा है तुम्हें आंसर। एक बार देखो कैलकुलेशन यार तुम करो, मतलब ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ जी, अरे हो पाएगा क्या? देखो थोड़ा थोड़ा हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है ना, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया हमने। 0.059 को 0.06 लिया है, 0.06 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गए,
और ये हो गया सर log 5। log 5 कितना होता है? 0.698 होता है ना, इसको 0.7 लिख दें। 0.7 माइनस log 10 कितना होता है? 1। तो सर ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.23 प्लस 0.06 इंटू ये कितना आ गया सर? 0.3 आ गया। सर माइनस आएगा ना, ये तो -0.3 है, तो सर ये माइनस का मतलब ये माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है सर? कैलकुलेटर का सहारा लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास है ना, और आप मल्टीप्लाई बड़े आराम से कर सकते हैं। 0.06 को 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.018 मिलेगा। 0.018 यस, और इसमें से माइनस कर देते हैं 0.23 को, तो सर ये जो वैल्यू है 0.212 वोल्ट मिल रहा है सर। चेक करो बे, हालांकि इतना तो गणित तुम्हें आता ही होगा नहीं, और मैंने ऐसा सुना भी है कि तुम्हारी गणित के दूर दूर तक चर्चे हैं, तुम्हारी कैलकुलेशन एकदम जबरदस्त है, धांसू कैलकुलेशन है तुम्हारी। मतलब ऐसे सुना है मैंने, उड़ती उड़ती हवा सुनी है कहीं। क्या ये सही है क्या? तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाहें? समझ में आ गया ना क्वेश्चन करना क्या था? बाकी ये क्वेश्चन आसान ही है, यस, इसको मैं मतलब आसान कैटेगरी में ही बोलूंगा, लेकिन और 0.212 ये रहा सर हमारा, है ना। हाँ, इसको मैं आसान कैटेगरी में बोलूंगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों को नहीं समझ में आता कि 50% आई माइनस कंज्यूम हुआ, इसका कहाँ रोल है, इसको कहाँ मैं यूज कर सकता हूं, है ना। तो मेरे हिसाब से वो जो चीज है उसको मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, और आपको वो चीज समझ में भी आई है। यस, पक्का। तो ये पहला क्वेश्चन अपनी तरफ से क्लियर हुआ। इसमें हम लोगों ने ई नोट ऑफ सेल निकालना सीखा, साथ साथ ये वाली जो चीज है स्टोइचियोमेट्री वो भी सीखी, और फिर उसके बाद नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना सीखा। कैलकुलेशन तो मैंने सिखाई दी आपको, इतनी भयंकर जबरदस्ती। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जनाब, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है? गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड एट 298 केल्विन एज फॉलोज। ये आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये आपके सामने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सेल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप लोग एनोड देखोगे, एनोड है कौन सा? मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, NiN हाफ सेल, और इधर तो आपका आयन मेटल, है ना। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल, और गिवन है आपको AgBr का KSP। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, KSP के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन, ये बहुत जबरदस्त रिलेशन है, क्योंकि KSP भी ऐसा टॉपिक है जिससे मतलब आप जैसे जो प्यारे स्टूडेंट है वो थोड़ा सा मतलब आपका फेवरेट टॉपिक है वो, ऐसे मान लो, है ना। दूर से अगर तुम्हें KSP का क्वेश्चन दिख जाए तो तुम 2-2 3-3 किलोमीटर पैदल चले जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तुम्हें इतना प्यार है KSP से। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो भी अपने आप में इतना ही प्यारा टॉपिक है ना। तो कई बार ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन मिला के पूछ लेता है वो, है ना। दोनों ही अच्छे टॉपिक्स हैं, KSP भी और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार के लिए आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहली चीज, जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ रखा है, ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन को देखते ही वो सबसे पहली चीज ये बोलेगा कि सर ये जो सेल है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो सर इस सेल के लिए ई नोट ऑफ सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सबसे पहली चीज वो यही बोलेगा। अरे सर कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? मैंने कहा यार दो तरह के होते थे, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो सेम होते हैं, जो सॉल्यूशन है वो भी सेम है। कई बार इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है, कई बार उस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। यहां पर देखिए दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो किसके हैं? सिल्वर के। अगर मेरे भाई दोनों इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों ही सिल्वर के हैं, मतलब कैथोड और एनोड दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब ई नोट ऑफ सेल 0 हो गया। हमेशा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सेल हो उसके लिए ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू अंडा होती है, 0 होती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यस, नहीं है? ठीक है सर। तो अगर मान लीजिए ये चीज हमें एक चीज तो पता लग गई, दूसरा चीज ये भी है कि क्योंकि AgBr के लिए KSP दिया हुआ, आप खुद एक चीज बताइए, AgBr जो है, अगर ये इसके लिए अगर मैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया का एक्सप्रेशन लिखूं, क्या यही होता है क्या? Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, क्या यही होता है क्या? हाँ सर बिल्कुल यही होता है। और जो KSP का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, क्या ही बनेगा?
क्या हमारे पास बी आर माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है? सर बिल्कुल है, 0.1। क्या हमारे पास केएसपी की वैल्यू है? हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या मैं यहां से एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल निकाल सकते हो। यस, यहां से जो एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा, केएसपी कितना दे रखा है? 10⁻12। एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास नहीं है सर, ये है 10⁻1 है ना, बी आर माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां से जो एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिला सर, वो 10⁻11 मोलर मिल गया। ये कौन सा एजी प्लस है? जो एनोड वाला है। यस, ये कौन सा एजी प्लस है दादा? जो एनोड वाला है। और कैथोड वाले एजी प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो तो मुझे पता ही है। अगर मुझे सेल रिएक्शन लिखनी हो, यहां के लिए सेल रिएक्शन क्या लिखूंगा मैं? सर सेल रिएक्शन हो जाएगी, देखिए, एजी सॉलिड से एजी प्लस, जो हमारे काम की है मतलब, और एजी प्लस जो है वो एजी प्लस एनोड लिख देते हैं, है ना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, और वैसे ही इधर एजी प्लस 10⁻³ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी सॉलिड। तो जो मेरा सेल रिएक्शन बनेगा ना नेट, पता है वो क्या बनेगा? Ag प्लस 10⁻³ मोलर गिव्स Ag प्लस एनोड, और एनोड कितना है? 10⁻11। ये बनेगा तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन। और इसके लिए अगर मैं ई ऑफ सेल का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो सर वो क्या हो जाएगा? ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 को 6 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय एन। एन तो कितना सर इस रिएक्शन में? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 10⁻11 डिवाइड बाय 10⁻3। चेक कीजिए, देखा, ये तो हो गया कितना? 0। तो सर ई ऑफ सेल कितना आया? ये आ गया सर 0.06, और ये आ गया सर log 10⁻8। तो सर माइनस 0.06 प्लस हो जाएगा इंटू 8 log 10। 48 कहीं है क्या किसी में? 0.473 वोल्ट। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, अगर किसी को हो दिक्कत इसमें अभी बता दे। हाँ जी, कोई है किसी को परेशानी इसमें, इस वाले क्वेश्चन में? मतलब होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सर केएसपी दे रखा था इस एजीबीआर के लिए, तो हमने यहां से एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, और बस फिर तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में सेल रिएक्शन लिखी, ये रही सेल रिएक्शन, है ना, हमारे लिए यही काम में आएगा। मतलब पूरा रिएक्शन नहीं लिखा है मैंने, बी आर माइनस को इंक्लूड नहीं किया है, तो हमारे जो काम की सेल रिएक्शन वो ये वाली है, और इसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जैसे ही ये वाला ऐसा कोई आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाए, सीधा से समझ जाना कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है। यस, और कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में इनोट ऑफ सेल 0 होता है। ये इसमें समझने वाली चीज थी। अगर ये नहीं पकड़ पाए तो फिर इस क्वेश्चन को करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और सब बच्चों ने वाला क्वेश्चन कर भी लिया होगा। ठीक है सर, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा केस भी रिवाइज हुआ हमारा। यस, और कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है वो चीज रिवाइज हुई, साथ साथ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन तो आपको ऐसे मानिए कि 80% क्वेश्चन जो जेईई एडवांस से पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, उसमें आएगा ही, है ना। यस, वहां तो इसका रोल मिलेगा ही आपको। तो नर्स्ट इक्वेशन से तो आप बच ही नहीं सकते, है ना, और मेरे हिसाब से आप बचना भी नहीं चाहते होंगे नर्स्ट इक्वेशन से। ऐसा कोई बहुत तोप तो टॉपिक है नहीं, है ना, ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक भी नहीं है कि यार जिससे बचने की जरूरत पड़े हमें। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए देखें एक बार के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज 426 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। HCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। अच्छा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 426 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको बताइए। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड HA की बात हो रही है दादा, और HA के लिए क्या बोल रहा है? कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है ना वो कितना है? 8 इंटू 10⁻⁵ s सेंटीमीटर इनवर्स। ये बहुत अच्छी बात है कि इसने s में दे रखा है, ये बहुत अच्छी चीज है। और साथ साथ कहता है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? 10⁻² मोलर है सर। एंड इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट कह रहा है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K है वो भी कितना है? 4 इंटू 10⁻⁶। एंड व्हाट इज द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ A-, लैम्डा m इन्फिनिटी A- आपसे पूछा है, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ H प्लस कितना है? इज इक्वल टू 350 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? हाँ जी सर, देखो कहां से कैसे रिलेट करूं सर मैं, है ना, कुछ समझ सा नहीं आ रहा सर।
कैसे रिलेट किया जाए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और पता नहीं क्या क्या दे रखा है। मैंने कहा यार देख, तू एक बात बता, तूने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? बोले सर कौन सा? तूने वीक एसिड के लिए अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी पढ़ा है क्या? बोले हाँ सर पढ़ा है। सोच, अगर तुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी पता लग जाए, किसका? एच ए का। अगर तुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी पता लगे, देखो एच ए टूटेगा कैसे सर? एच ए टूटता कैसे है? एच प्लस प्लस ए माइनस में। तो अगर मान लो मुझे इसका लैम्डा एम इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन लिखना हो, लैम्डा एम इन्फिनिटी एच ए का एक्सप्रेशन लिखना हो, तो वो क्या आएगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एच प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ ए माइनस। बोलो यही तो आएगा। अगर मुझे, और क्वेश्चन में लैम्डा एम इन्फिनिटी एच प्लस का दे रखा है, देखो ये रहा। अगर मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी एच ए का मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर तो लैम्डा ए माइनस लैम्डा में इन्फिनिटी ए माइनस मिल जाएगा मुझे, बस मेरा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप समझ रहे हो ना कि मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है। जैसे क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं कि एक तो होता है कि भाई मैं आया और बस फटा धमाधम धमाधम कुछ भी लिखने लग गया, रैंडम कुछ भी लिखने लग गया, तो उससे आपका टाइम वेस्ट भी होएगा और आप किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचोगे, है ना, और कॉन्फिडेंस और लूज होएगा। तो इससे अच्छी चीज है, जैसे क्वेश्चन आए एडवांस में, आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया थोड़ा सा सोचिए कि कहां इसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। अगर मुझे एच ए का लैम्डा एम इन्फिनिटी मिल जाए, मेरे पास एच प्लस का लैम्डा एम इन्फिनिटी पहले से है, तो मैं लैम्डा एम इन्फिनिटी ए माइनस निकाल लूंगा। ये इस क्वेश्चन को देखने से मुझे चीज पता लग रही है। अब बात ये आती है कि सब लैम्डा एम इन्फिनिटी कैसे मिलेगा? लैम्डा एम इन्फिनिटी मिलेगा अगर मुझे अल्फा मिल जाए और लैम्डा एम मिल जाए। सर अल्फा तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है, कैसे? कहता है कि सर एच ए जो है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है ना, इक्विलिब्रियम जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें ये चीज पढ़ी थी कि वीक एसिड्स का अल्फा निकालने का फॉर्मूला था अंडर रूट के इंटू सी। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, आप लोग लिखते थे ना यार, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा जो था अंडर रूट के बाई सी होता था, है ना। हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट मानते थे, वन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, वो सारा अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद। तो सर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी है, और यहां मेरे पास क्वेश्चन के अंदर के कितना दे रखा है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और सर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है? एच ए की 10 टू द पावर माइनस 2। तो सर ये आ गया अंडर रूट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओहो सर मजा ही आ गया। अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सर वीक एसिड का अल्फा तो निकल गया। सर अल्फा निकल गया तो सर लेमडा एम अभी तो और निकालना है। अगर मुझे लेमडा एम निकल गया, लेमडा एम निकलते ही मैं लेमडा एम इन्फिनिटी निकाल दूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब लेमडा एम कैसे निकाले? सर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हुआ करता था के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये वाला फॉर्मूला मैं तब यूज करता था जब मेरी कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती थी, है ना। अगर मीटर स्क्वायर है तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाता था। तो सर मेरे पास के जो है वो एस सेंटीमीटर इनवर्स है, बिल्कुल है सर। और यहां पर जो के का वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है सर। और जो ये वैल्यू है 10 टू द पावर 3 है, और जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2 है मेरे हिसाब से। हाँ 10 टू द पावर माइनस 2 है। तो अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर 5, तो ये तो सर 8 आ गया। ओहो सर ये तो कुछ ज्यादा सही नहीं हो गया क्या? लैम्डा में 8 आ रहा है सर। अगर लैम्डा एम 8 आ रहा है तो अल्फा का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने लिखा था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो यहां से तुम एक काम करो, लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालो, कितना आएगा? लैम्डा एम कितना? 8, और ये वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो ये जो लैम्डा एम इन्फिनिटी आया इसका एच ए का, वो क्या हो जाएगा सर? ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 2 एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बस क्वेश्चन खत्म हो लिया, है ना। अब क्वेश्चन आपका खत्म है। आप बोलोगे लैम्डा एम इन्फिनिटी एच ए इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एच प्लस प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ आई माइनस। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 400 इज इक्वल टू एच प्लस की लैम्डा एम इन्फिनिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 350 प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ ए माइनस। तो यहां से लैम्डा एम इन्फिनिटी ए माइनस मिल गया सर 50। बताओ क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? 50 है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं नहीं बोलना पड़ेगा एक बार के लिए यार। क्लियर है क्या? यस। तो सर इसमें
थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम काम में आया है और बाकी ये दो फॉर्मूले काम में आए। मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन जो पूछता है जनरली वो इस तरह का पूछा जाता है और आसान क्वेश्चन है जिसको आप लोग कर सकते हो, है ना। हाँ, मैं पीवाईक्यूज नहीं लेके आया हूं क्योंकि पीवाईक्यूज के लिए आपने मना किया कि साहब पीवाईक्यूज तो हम खुद कर लेते हैं। जब आप खुद कर लेते हो तो फिर मैंने कहा यार क्यों ही करवाना आपको, आप तो खुद कर लोगे, तो मैं पीवाईक्यूज नहीं लेके आया। ठीक है, चलिए फिर हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ, पढ़िए जरा आप क्वेश्चन को, उसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे, देखिए एक बार क्या कहना चाहता है आपसे। सर देखिए, कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज फॉलोज। ठीक है साहब, PtH2Ha, अच्छा Ag प्लस Ag, ये यहां पर वो है मतलब सॉल्ट ब्रीज है। द मेजर्ड EMF ऑफ द सेल इज 0.858 वोल्ट एट 298 केल्विन। ई नोट दे रखा है, व्हाट इज द पीके ऑफ वीक एसिड Ha, और कह रहा है कि 2.303 RT अपॉन F को एग्जैक्टली 0.059 लेना है। अच्छा, मतलब पीके पूछना चाह रहा है मेरे से। अरे तो सर पीके में क्या दिक्कत है, पीके होता क्या है, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। मतलब इनडायरेक्टली मुझे करना क्या है ना, ये जो वीक एसिड है ना इसका के का वैल्यू निकालना है। वीक एसिड का के चाहिए, के मिलते पीके मिल जाएगा। ठीक है सर, और ये जो के है वो कैसे निकलेगा सर, देखिए वीक एसिड है HA, कैसे टूटेगा सर ये H प्लस प्लस ए माइनस में, और अगर मैं इसके लिए के का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। बोलिए ये होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल होएगा सर, बिल्कुल होएगा। और इसमें एक अच्छी बात और भी है, मैंने कहा क्या, कहता है कि सर जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ए माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। मैंने कहा यार ये तुझे कैसे पता लगा, बोल रहा सर देखो इस रिएक्शन के अंदर इसके एक मोल से ये भी एक मोल बन रहा है और ए माइनस भी एक मोल बन रहा है, मतलब जितना H प्लस बन रहा है उतना ही ए माइनस बन रहा है। तो आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, ए माइनस की अपने आप ही मिल जाएगी। HA की वैल्यू आपको, HA का कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से ही दे रखा है, के मिल जाएगा, और के मिल गया तो पीके मिल जाएगा। मतलब अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मेरा जो पूरा टारगेट है वो टारगेट किस चीज पे है कि मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। जैसे ही H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकली मेरा काम खत्म। ठीक है सर, अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हो सकता है आपको सारा लेना पड़े किसका, नस्ट इक्वेशन का, है ना। और नस्ट इक्वेशन के लिए आपको चाहिए सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन में सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। आप बोलोगे सर देखो एनोड कौन सा है हमारा, ये तो SH दिख रहा है तुम्हें, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होएगा, H2 का, गैस है ये, किस में कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस, यस, और ये जो H प्लस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, प्लस इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, और वैसे ही यहां पर जो Ag प्लस है इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² मोलर है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Ag सॉलिड की फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो गया। सर क्या आप लोग नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि जब तक नेट सेल रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा। बोलो, ठीक है सर। लेकिन सर देखो ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी रिएक्शन को, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे ही दोनों को आपने ऐड किया, H2 जिसका प्रेशर है 1 atm प्लस 2 Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻² मोलर गिव्स 2H प्लस जो है 0.1 मोलर प्लस 2 Ag सॉलिड। और सर ये जो सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, N इज इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना है, इस सेल रिएक्शन के लिए लिखना है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन लिखूंगा, नस्ट इक्वेशन के अंदर सारी चीजें मेरे पास है, मैं Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा, सॉरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा,
और मेरा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा खत्म। अरे सर लफड़ा है, सर लफड़ा है। यहाँ पर आपको H+0.1 मोलर नहीं लिखना चाहिए सर। क्यों ऐसा? क्योंकि वीक एसिड है ना बेटा, 100% आयनाइज थोड़ी ना होएगा, है ना सर, ये 100% आयनाइज नहीं होएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना तो वो 100% आयनाइज हो जाता और फिर आप लिख देते कि भाई इसके 0.1 मोल से जो H+ है वो भी 0.1 मोलर और A- भी 0.1 मोलर बन रहा है ना। तो यहां पर वो चीज आपको नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो सर अब क्या करना है। मैंने कहा नॉस्ट इक्वेशन लिखनी है, लेकिन नॉस्ट इक्वेशन लिखने से पहले आपको इनोट ऑफ सेल भी तो निकालना पड़ेगा। बोलो ना, इनोट ऑफ सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बोलो, यही तो होता है। कैथोड कौन है? Ag+, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो दिया हुआ है सर 0.80, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है सर, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दो, दोनों कितना होता है? 0 होता है। तो सर इनोट ऑफ सेल कितना आएगा? 0.8 वोल्ट। इनोट ऑफ सेल मिल गया सर। अब तो बस नस्ट इक्वेशन लगानी है। ई ऑफ सेल तो दिया हुआ ही होगा, ये रहा सर ई ऑफ सेल, ये रहा, है ना। ई ऑफ सेल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 0.858 दे रखी है। आओ फिर नस्ट इक्वेशन लगाते हैं। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन। एन कितना है? 2 लॉग। देखो लॉग में यहां क्या आएगा? H+ की पावर 2 डिवाइडेड बाय Ag+ की पावर 2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1 है तो मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन वो पार्ट जरूर रहेगा, मैं आपको बता दूं वो पार्ट जरूर रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। सर ई ऑफ सेल कितना दे रखा है? ई ऑफ सेल दे रखा है सर 0.858। ई नोट ऑफ सेल कितना आया? हमें कितना मिला था क्वेश्चन में? 0.80। 0.059 बाई 2 लॉग, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? H+ अपॉन Ag+। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है दादा? वो है सर 10⁻², 10⁻², और इस पूरे की पावर 2 ऐसे दे रखा है ना। तो बताओ, ये 80 इधर चला गया, 0.058 यस इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2, और ये हो जाएगा 2 लॉग, ये 2 आगे आ जाएगा लॉग H+ अपॉन 10⁻²। ये 2 से टूट गया, 0.058 0.059 आप लगभग बराबर लिख सकते हो। तो सर ये जो आपका लॉग H+ अपॉन 10⁻² है, ये कितना मिल रहा है सर? इज इक्वल टू -1 मिल रहा है सर। चेक कीजिए एक बार, क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सर, लग तो सही रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं H+ की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 10⁻² इज इक्वल टू 10⁻1। यहाँ लॉग का बेस कितना है? 10 है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 10⁻³ मोलर आ गई। चेक करो, देखो देखो एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है दादा, इतनी कैलकुलेशन तो मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, है ना। कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन नहीं है और आसान भी है, मतलब कैंसिलेशन भी हो रहा है तो आसान आसान भी है। सर मुझे H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, और अभी मैंने आपसे कहा था अगर HA आपका डिसोसिएट हो रहा है H+ प्लस A- के अंदर, तो जो K का एक्सप्रेशन होएगा वो होगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A- की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन। तो सर H+ कितना है? 10⁻3। तो सर A- भी कितना होगा? 10⁻3 डिवाइडेड बाय HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? वीक एसिड है तो बहुत कम आयनाइज होगा, अनडिसोसिएटेड ही पड़ा रहेगा, 10⁻² होएगी कहीं, 10⁻1 है HA सर, 10⁻1 है, ठीक है, 10⁻1 है सर। तो सर ये कितना आ गया? 6 -5 के पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻5 पी के इज इक्वल टू 5। ये देखो भाई, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया तुम लोगों ने, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने। के ए इज इक्वल टू 10⁻, पी के इज इक्वल टू 5, के ए इज इक्वल टू 10⁻5 एंड के ए इज इक्वल टू 5। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? बोलिए। सबसे पहले तो इनोट ऑफ सेल निकाला,
एनोड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सेल रिएक्शन कौन सी हो रही है, सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई किया, H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकाली, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K का एक्सप्रेशन लिखा, और ये मैंने सोचा कि H+ जितना E- भी उतना ही, सॉल्व करके K और K से pK निकाल लिया। बताओ डन है क्या यार? कर पाए हो ना ऐसे क्वेश्चंस? तो मतलब मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि यार कोशिश यही है कि थोड़े से मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाए। बाकी तुम लोग समझदार हो ही वैसे। आइए फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे चला जाए, है ना, आगे चलते हुए क्वेश्चन करा जाए। ये वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं, लेकिन ठीक है एक बार के लिए समझे तो सही क्या कह रहा है। लिखता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, एसिडिक एसिड है, 0.01 मोलर दे रखा है, इज उसकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ एंड CH3CO- इतनी और इतनी है। स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, हाउ विल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड द ओवरऑल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। आपको ये बताना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है उस पर क्या फर्क पड़ता है। सोचो एक बार क्या पड़ सकता है फर्क, क्या फर्क पड़ सकता है। सर देखो एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि जो एसिटिक एसिड है सर ये एक वीक एसिड है, बिल्कुल है, तो इसका जो आयनाइजेशन होगा सर वो इक्विलिब्रियम में होगा, बिल्कुल होगा। H+ या फिर H3O+ एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक सॉल्यूशन था आपके पास और इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का एक बहुत शानदार इक्विलिब्रियम इसके अंदर स्टैब्लिश हो रखा है। अब आपने क्या किया है, इसमें ऊपर से HCl ऐड करने की गुस्ताखी करी है, ऊपर से आप HCl ऐड कर रहे हो। अरे तो भाई साहब HCl जो होता है सर वो तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बोलो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये 100% आयनाइज हो जाएगा H++Cl-। मतलब इसमें अगर आप HCl ऐड कर रहे हो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी एकदम से, एसिडिक एसिड था उसके अंदर कुछ H+ रहा होगा, आपने ऊपर से HCl डाला सर, उस सॉल्यूशन के अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन एकदम से बढ़ गई। और तुम खुद मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने ली चैटलिस प्रिंसिपल का नाम सुना है? हाँ सर नाम सुना सुना लग रहा है सर। ली चैटलिस प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपका H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा, दिस इज द कॉमन आयन, अगर H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलिस प्रिंसिपल ये जो इक्विलिब्रियम होगा कौन से डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि सर ये जो एसिटिक एसिड है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा, अल्फा का जो वैल्यू है सर वो डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात, ये कम डिसोसिएट होएगा सर, इसका डिसोसिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यस एसिटिक एसिड जो है सर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसोसिएट हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम जा रहा है इसका मतलब इसका डिसोसिएशन कम होएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, अल्फा डिक्रीज करेगा, अल्फा डिक्रीज करेगा। तो सर दो ऑप्शन पे तो काटा मार दीजिए। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, साथ साथ आपसे यह भी पूछ रहा है कि बताइए कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, के पे क्या फर्क पड़ेगा। अरे साहब कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है सर, कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, है ना, सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंडक्टिंग पावर है, जितने भी आयंस हैं उन सारे आयंस की कंडक्टिंग पावर। तो अगर मेरे पास पहले कौन था, सिर्फ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड था मतलब उसमें एसिटेट आयन था और H+ आयन था, इनकी वजह से सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी थी। अब अगर मैं इसी सॉल्यूशन के अंदर HCl डाल दूं और HCl 100% आयनाइज होएगा, तो मुझे एक बात बताइए क्या वो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या उस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल इंक्रीज करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। अगर आप क्योंकि HCl डालने से H+ और Cl- बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और H+ और Cl- की जो कंडक्टिविटी होती है वैसे भी H+ की तो बहुत ज्यादा होती है। तो क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, यस हालांकि एसिटिक एसिड थोड़ा कम आयनाइज होएगा वो बात मान ली, लेकिन सॉल्यूशन में H+ भी बढ़ रहा है, ऊपर से H+ भी डाल रहे हो, और H+ की जो कंडक्टिविटी होती है बाकी किसी भी कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है H+ का बढ़ना, और H+ बढ़ेगा तो सर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। सर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सर बताइए क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या, आपको बोलना पड़ेगा यस यस यस, जवाब देना पड़ेगा आपको।
डन है, पक्का? सोच लो एक बार, नहीं सोच लो। ठीक है सर, ये सर हमने कुछ क्वेश्चंस किए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हालांकि और भी क्वेश्चंस पढ़े अभी, थोड़े बहुत आगे भी बढ़ा जाए सर, है ना, थोड़े बहुत कुछ और भी क्वेश्चंस किए जाए। मैंने कहा कर ले थोड़ा बहुत और भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तेरे सामने, हाँ हाँ, थोड़े आसान, मतलब थोड़ा तसल्ली वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, आसान वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। आओ सर, एक क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि गोल्ड नंबर जो है वो आपके सामने दे रखा है दो तीन चीजों का। यस, और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विच इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्टिंग एजेंट। यस, मोस्ट पावरफुल प्रोटेक्टिंग एजेंट कौन सा है? देखो गोल्ड नंबर मेरे हिसाब से आप सब लोगों को याद होएगा, जो गोल्ड नंबर था सर वो एक नंबर होता था जो प्रोटेक्टिंग पावर को बताता था कि आपके पास एक कोई भी सोल है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको कोगुलेशन से बचाना है। यस, उसको कोगुलेशन से बचाने के लिए उसके अंदर आप कोई एक दूसरी चीज ऐड करते थे जो उसको कोगुलेट होने से बचा सके। जो चीज आपने ऐड करी है उसको प्रोटेक्टिव कोलोइड बोला जाता था। और प्रोटेक्टिव कोलोइड कितना है जबरदस्त, कितना ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको समझने के लिए उस एक पैरामीटर डिफाइन किया गया था और जिसका नाम है गोल्ड नंबर। तो जो गोल्ड नंबर है सर, सबसे पहली चीज तो हम ये कहते थे कि जो भी आपने प्रोटेक्टिव कोलोइड ऊपर से डाला है, ये जितना कम डालना पड़े उतना बढ़िया है। कम डालने पे ही अगर वो प्रोटेक्ट कर ले, उसको कोलोइड को प्रेसिपिटेट होने से बचा दे, इसका मतलब वो ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है, उसका गोल्ड नंबर उतना ही कम है। यस, गोल्ड नंबर हम लोग कहते थे कि भाई नंबर ऑफ कितने मिलीग्राम आपने ऐड किए हैं किसी भी सोल के अंदर, उसको कोगुलेट होने से बचाने के लिए, फिर वो 10% ऑफ 1 मोलर NaCl और वो नोटंकी अलग, उसको छोड़ो, मतलब यहां पर उस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये बोलते थे कि जितने मिलीग्राम आपने ऐड किए हैं, तो आप खुद सोचो कि अगर कम ऐड कर रहे हो, इसका मतलब उतना ही अच्छा कोलोइड है। प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा डाला है ना, असरदार है, जबरदस्त है ना। तो मुझे बताओ, गोल्ड नंबर जिसका कम होगा, क्या वो अच्छा प्रोटेक्टिंग एजेंट होगा क्या? और सबसे कम किसका है? मुझे तो इसमें सबसे कम ये दिख रहा है, और ये किसका है? जिलेटिन का। तो सर जो जिलेटिन है वो सबसे अच्छा प्रोटेक्टिंग कोलोइड है सर। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यस, अरे बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूं? बोल दो यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो? चलिए सर, हम लोग आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सरफेस केमिस्ट्री का ही ये वाला भी क्वेश्चन है ना, सरफेस केमिस्ट्री का पिछला वाला क्वेश्चन किया था। कहता है कि 100 ml ऑफ 0.3 मोलर एसिटिक एसिड इज शेकन विद 0.8 ग्राम वुड चारकोल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन द सॉल्यूशन आफ्टर एड्सॉर्प्शन इज 0.1 to 5 मोलर। द मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल इज। क्या कहना चाह रहा है सर? आपके पास एसिटिक एसिड था और आपने उसको वुड चारकोल के साथ शेक कर दिया। चारकोल क्या करता है? अपनी सरफेस के ऊपर एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको कहा गया कि भाई इनिशियली जो चारकोल है वो कितना है सर? इतना है। तो क्या मैं इनिशियल मोल ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी, क्या मैं इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकाल सकता हूं क्या? है जी, निकाल सकता हूं क्या सर? सर मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो सर मोल्स क्या हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। सर मेरे पास एसिटिक एसिड की मोलैरिटी दे रखी है 0.3, और सर उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, लेकिन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लीटर चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 इंटू 10⁻²। और ये क्या हुआ? 3। ये सर इनिशियल मोल्स है। फिर जब एसिटिक एसिड जो है चारकोल की सरफेस के ऊपर जब एड्सॉर्ब हो गया, तो एड्सॉर्प्शन के बाद उसकी मोलैरिटी कितनी बची? 0.125 मोलर। मुझे एक बात बताइए, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आफ्टर एड्सॉर्प्शन कितने होंगे? सर वापस से वही मोलैरिटी 0.125 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम वही रहेगा सर 100 ml, 100 इंटू 10⁻³
तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.0125 मोल्स। सर इनिशियल मोल इतने थे, एड्सॉर्प्शन के बाद इतने बचे, तो मुझे एक बात बताइए कितने एड्सॉर्ब हो गए? मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब कितने हुए? जल्दी से बोलो। सर वैसे भी इस वाले टॉपिक से कोई बहुत ज्यादा टॉप क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, अब क्या करवाओगे आप? यस सर, ये 0.03 माइनस 0.0125। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर हमारे पास है। 0.03 और इसमें से माइनस कर दिए 0.0125 को, ये वैल्यू आ रही है सर 0.0175, इतने मोल। सर इतने मोल है एसिटिक एसिड के जो एब्जॉर्ब हुए, लेकिन क्या हमसे मोल पूछ रहा? नहीं, हमसे पूछ रहा है मास ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब। तो सर मास कैसे निकालें? मास कैसे निकालते हैं सर? मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो होता है। मोल क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। तो आपको मास चाहिए तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। और एसिटिक मोल कितने हैं हमारे पास? 0.0175, और एसिटिक एसिड का मोलर मास होता है 60। जिसको विश्वास ना हो वो चेक कर ले, है ना। एसिटिक एसिड जो है उसका मोलर मास आ जाएगा कितना? 60 ग्राम पर मोल। तो सर ये कैलकुलेट कर देते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू 1.05 आएगी सर, 1.05 ग्राम। अब बच्चा क्या करता है? 1.05 पे टिक लगा देगा, पहला ही ऑप्शन उसको 1.05 मिल जाता है और वो इस पे टिक मार देता है, और वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। सर क्या गड़बड़ हो जाएगी? 0.05 ग्राम ही तो हो रहा है सर, 1.05 ग्राम ही तो एब्जॉर्ब हो रहा है। मैंने कहा मेरे भाई ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो 0.8 ग्राम चारकोल पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा है ना 0.8 ग्राम चारकोल, इसके ऊपर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है? 1.05 ग्राम। और जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो कितने पे है? पर ग्राम ऑफ चारकोल, वर्ग ग्राम चारकोल पे 1.05 डिवाइडेड बाय 0.8, ये वैल्यू 1.3125 आ रही है। क्या है क्या क्वेश्चन में? सर बिल्कुल है, सी ऑप्शन करेक्ट है सर। चेक कर लीजिए आप चेक कर लीजिए कि आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन कैसे किया है। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया पहले भी जेईई में। आप लोग बताओ हुआ क्या? बोलो बोलो। सही है, आसान है मेरे हिसाब से, है ना। इनिशियल कितने थे, एड्सॉर्प्शन के बाद कितने बचे, कितने एड्सॉर्ब हुए, मास निकाल लिया और मास जो था उसको कन्वर्ट कर दिया पर ग्राम में। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल लेते हैं फिर, एक क्वेश्चन और। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? ये भी सरफेस का ही है। कहता है 0.05 ग्राम 0.025 ग्राम ऑफ स्टार्च सोल इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl solution is added. What is the gold number of the starch सोल? स्टार्च का गोल्ड नंबर आपसे पूछा है। अब यहां पर जिसको गोल्ड नंबर की डेफिनेशन पता है वो तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर देगा, और जिसको नहीं पता वो 5 दिन भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। अगर इसी पे बैठा रहे तो तब भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, ये ऐसा क्वेश्चन है। और गोल्ड नंबर का जो डेफिनेशन है, मेरे हिसाब से आप लोग कहते थे कि साहब ये वो मिलीग्राम होता है। सबसे पहली चीज, गोल्ड नंबर किस में कैलकुलेट किया जाएगा? मिलीग्राम में। जो आपको ऐड करना होता है किसी भी सोल में, उसको प्रेसिपिटेशन से बचाने के लिए 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन से। तो कहने का मतलब यही है, आपको 10 ml और कितने कितने सोल को बचाना है आपको प्रेसिपिटेशन से? 10 ml को। यस, 10 ml आपके पास गोल्ड सोल है, उसको आपको प्रेसिपिटेशन से बचाना है 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल से। तो जितना आप ऐड करोगे कोलोइड को, वही उसका गोल्ड नंबर होगा, जितना मिलीग्राम आप ऐड करोगे। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि 0.025 ग्राम
इतना ग्राम जो है वो आपने डाला है 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए 1 ml ऑफ 10% इनिशियल सॉल्यूशन से। लेकिन सर मुझे ग्राम नहीं चाहिए, मुझे मिलीग्राम चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 25 इंटू 10⁻³ ग्राम? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। 25 लिख दिया आपने, मतलब जो डेसिमल है उसको उठा के यहां रख दिया, डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड में खिसक गया। लेकिन सर क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 25 मिलीग्राम? मैंने कहा हाँ, मतलब 10⁻³ मिली होता है। मैंने कहा ये तेरा गोल्ड नंबर है। मैंने कहा यही तेरा गोल्ड नंबर है, चेक करो। यही आपका गोल्ड नंबर है, चेक कर लो। बताओ। अरे ये तो डेफिनेशन है गोल्ड नंबर की, 10 ml गोल्ड सोल व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज एडेड। ये तो डेफिनेशन है। सिर्फ इसमें सोचना क्या था कि हमें मिलीग्राम में चाहिए होता है ना, ये ग्राम में था तो वो मिलीग्राम में आएगा। और मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सर। वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो आपकी स्क्रीन पर डाल दिया मैंने। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखता है AgI से I माइनस कोलोइड। अरे सर ये जो कोलोइड है वो कौन सा है? सर ये नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड है। पॉजिटिव क्यों लिखा सर आपने? सर ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड है। देखो, कैन बी कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ ए सुटेबल केटाइन। ऑब्वियस है, एनाइनिक अगर आपका कोलोइड है तो उसको कोगुलेशन कौन करेगा, उसका केटाइन करेगा। 1 मोल ऑफ AgI I माइनस रिक्वायर्स इतना मोल ऑफ AgNO3 PbNO3 ट्वाइस और FeNO3 होल थ्राइस। देखो AgNO3 जो है ना, ये कौन सा केटाइन देगा, Ag प्लस प्लस NO3 माइनस है ना, ये Ag प्लस केटाइन देगा। ये कौन सा केटाइन देगा, ये Pb2 प्लस केटाइन देगा। और ये कौन सा केटाइन देगा, ये Fe3 प्लस केटाइन देगा। मतलब जो एक Ag प्लस है, 1 मोल Ag प्लस जो है वो 1 मोल नेगेटिव चार्ज को कोगुलेट करवा सकता है। इसका जो 1 मोल Pb2 प्लस है, ये 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज का प्रेसिपिटेशन करवा सकता है। और Fe3 प्लस का जो 1 मोल है वो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज का प्रेसिपिटेशन करवा सकता है। हमारे पास कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, हमारे पास दिया है 1 मोल ऑफ AgI माइनस, मतलब 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसका प्रेसिपिटेशन करवाना है। अगर ये डाला तो ये 1 मोल का करवा देगा, मतलब पूरा का पूरा 1 मोल लेना पड़ेगा अगर इसको प्रेसिपिटेट करवाना है तो। अगर आपको 1 मोल एनायन का प्रेसिपिटेशन करवाना तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? सर इसके हाफ मोल से काम चल जाएगा सर, है ना, क्योंकि इसका जो 1 मोल है वो 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो वो 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज का प्रेसिपिटेशन करवा सकता है। यहां पर हमें सिर्फ 1 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज का प्रेसिपिटेशन करवाना है, मतलब इसके हाफ मोल लेने पड़ेंगे। और इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 1/3 मोल लेने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चेक कीजिए आप लोग। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? यस, सही लिखा है क्या? सोच लो एक बार। सर कुछ कुछ लग तो रहा है जैसे सही सा लिखा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं भाई। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने को बोला है, इनकरेक्ट। In the given isotherm, select the incorrect statement. X by m is directly proportional to P into 1 by n along OA. X by m is directly proportional to P की power naught when point B is reached. X by m does not increase rapidly with pressure along BC due to less surface area available for adsorption. The value of X by m decreases at high temperature for a particular pressure. ये कह रहा हमसे। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। तो देखो आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर यार आइसोथर्म पढ़े से, यस, उसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाई एन। बोलो कुछ कुछ याद है क्या ये? यार ऐसा सा कुछ तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, x बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1 बाई एन। तो ये कह रहा पहला ऑप्शन क्या कहता है, लिखता है x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 बाई एन अलोंग ओ ए। यस, ओ से लेके ए तक, यहां तक सर बिल्कुल, है ना।
एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n को बिल्कुल बढ़िया ढंग से फॉलो कर रहा है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें, बिल्कुल सही। एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0 व्हेन पॉइंट बी इज रीच्ड। एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, इसका मतलब इस पॉइंट पी के ऊपर जो एक्स बाई एम है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। देखिए, प्रेशर पे डिपेंडेंसी तब नहीं होती जब ग्राफ बिल्कुल ऐसा आ जाता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाता, तब मैं कहता कि जो एक्स बाई एम है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन सर इस वाले पॉइंट पे तो कर रहा है, तो पी के प्रोपोर्शनल है, पी की पावर 0 के प्रोपोर्शनल नहीं है ना, तो इसका मतलब सर सीधा मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर बी जो है सर वो इनकरेक्ट है, और हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा है। यस। फिर उसके बाद कहता है कि एक्स बाई एम डज नॉट इंक्रीज एज रैपिडली विद प्रेशर अलोंग बीसी ड्यू टू लेस सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही कह रहा है। बी से सी में देखिए जो रेट एक्स बाई एम जो है, इसका मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक इस वाली प्रेशर रेंज तक जो सरफेस एरिया था, काफी सारा सरफेस एरिया पहले से ही ऑक्यूपाई हो चुका है, तो अब इससे इस पॉइंट तक जो सरफेस एरिया वही बहुत कम बचा है। इस वजह से जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्स बाई एम है उसकी वैल्यू भी काफी कम होगी, है ना, उस रेट से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ एक्स बाई एम डिक्रीजेस एट हाई टेंपरेचर फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर, बिल्कुल सही है। एक्स बाई एम जो होता है वो हम लोग कहते थे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन टेंपरेचर बढ़ाने के साथ डिक्रीज करता है ना। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी था, वो हम लोगों ने कर लिया सर। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए जनाब। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिखता है कि ग्राफ बिटवीन log x by m एंड log p इज अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना, ये एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल जो 45 डिग्री का दे रखा है, विद इंटरसेप्ट OA एज शोन, है ना, ये OA इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू log 2 दे रखी है। हेंस x by m एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm कितना होगा? x by m का वैल्यू आपसे पूछा है 2 atm के ऊपर। तो देखो सर, वापस से मतलब ऐसे क्वेश्चंस में करना है क्या, सीधा सा आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। और मेरे हिसाब से फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है, अभी मैंने लिखा भी था, फ्रेंडली आइसोथर्म x by m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। ये वाला फॉर्मूला लगता है सर। क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि जो प्रेशर है वो 2 atm है, 2 atm के ऊपर x by m की वैल्यू बताइए। आप बोलोगे सर देखो, मुझे चाहिए k का वैल्यू, मुझे चाहिए n का वैल्यू, जब तक ये दो वैल्यूज मुझे नहीं मिलेगी मैं कभी भी x by m की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। अरे तो ये कैसे निकालें, ये वैल्यू निकाले कैसे? मैंने कहा तू दोनों तरफ इसका लॉग ले ले, तुझे ग्राफ दिया हुआ है, अब इस ग्राफ के साथ खेल तू दोनों तरफ लॉग ले ले। लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। ये देखो थोड़ा सा मैंने एक दो जो लाइन है, एक दो जो स्टेप है वो मैं खा गया हूं, ऐसे मान लो, है ना, डायरेक्ट लिख दिया है ना, झेल लिया होगा तुमने शायद। तो अब एक चीज नोटिस करो, एक्स बाई एम आपका कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है, इज इक्वल टू लॉग पी कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे है। तो ये क्या बन गया? इंटरसेप्ट प्लस ये क्या बन गया? एम, स्लोप। सर क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि जो स्लोप है वो 1/n के इक्वल है, और वो स्लोप देखिए क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है सर? वो दे रखा है 1045। मजा ही आ गया, 1/n की वैल्यू मुझे मिल गई। सर साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इंटरसेप्ट है वो कितना है? log 2, और हमारे अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट कितना है? log k। log k का वैल्यू कितना है? log 2। तो ये तो अंधा भी बता देगा k का वैल्यू 2 है। अब मुझे बताओ k का वैल्यू 2, प्रेशर 2, तो x बाई एम का वैल्यू कितना होएगा? जल्दी से बता दो। x बाई एम इज इक्वल टू k कितना है? k इज इक्वल टू 2, प्रेशर 2 और 2 की पावर 1। सर ये कितना आ गया? 4 आ रहा है सर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर। बताइए, कोई हो दिक्कत, किसी को परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। यस, डन 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 हो जाए तो बताइए मुन्ना, फिर हम लोग थोड़ा और आगे चलेंगे। यस, चलें क्या आगे? आगे चलें, आगे चलें, पक्का। आइए सर, सरफेस केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, थोड़े से कुछ क्वेश्चन सब सॉलिड स्टेट के भी कर लेते हैं ना, सब धीरे धीरे कर ही रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन भी हो जाए एक बार के लिए, बढ़िया सा। आओ सर, सॉलिड स्टेट वाले क्वेश्चंस, और सॉलिड स्टेट वाले क्वेश्चंस में से ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलो ये वाला देख लेते हैं, देखते हैं, देखिए क्या होता है। ये देखते हैं क्या कह रहा है कि एटम एक्स ऑक्यूपाइज द फेस लैटिस, एफसीसी लैटिस, सॉरी फेस लैटिस क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है ना, एफसीसी को फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं ना हम लोग। कहता है कि जो एटम एक्स है ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिसाइड्स एज वेल एज अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेम लैटिस। द पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज
इन परसेंटेज ऑफ द रिजल्टेंट सॉलिड इज क्लोजेस्ट टू। देखिए एक चीज तो मेरे हिसाब से आप सारे लोग जानते हो कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज या फिर जिसको मैं पैकिंग एफिशिएंसी बोलता हूं, उसका फॉर्मूला हम लोग लिखते थे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, है ना, यहां पर एटम्स की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही हम लोग लिखते थे। और अगर क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल चीज। यस। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मुझे एक बात बताइए, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है सर? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है, अगर मुझे ये पता लग जाए इस लैटिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को मैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा सर नंबर ऑफ एटम्स इनटू 4/3 पाई आर क्यूब। दादा बोलना पड़ेगा, क्या इसी के बराबर आएगा क्या? नहीं, इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या ये इसी के बराबर आएगा क्या? नंबर ऑफ एटम्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल करेक्ट है सर। ये 4/3 पाई आर क्यूब एक एटम का वॉल्यूम है, और एटम का जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है सर, क्योंकि क्यूबिक है तो ए क्यूब होता है सर। ए इज योर यूनिट लेंथ, एज लेंथ। यस। अब मुझे करना क्या है, ऊपर आ रहा है आर, नीचे आ रहा है ए को आर की फॉर्म में लिखना है, और जैसे ही मैं ए को आर की फॉर्म में लिखूंगा मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो मुझे एक बात बताइए, एफसीसी अगर कह दिया, एफसीसी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 4। इन एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, है ना। एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर और फेस सेंटर पे। अब जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी वो कितनी होगी सर? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होती है डबल, 2 × 4 = 8। लेकिन सर क्वेश्चन में कहा गया कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड जो है उसके ऊपर एटम्स हैं। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती कहां? एफसीसी के अंदर। हमने पढ़ा है सर, टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट अलोंग दी प्रेजेंट एट दी बॉडी सेंटर, है ना। इट इज √3/4, it has √3/4 distance from the corner. Yes, and each body diagonal has 2 tetrahedral voids. There are total 4 body diagonals in FCC units in a cube, so the total number of tetrahedral voids will be 8. Yes, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल 8 होती हैं। लेकिन सर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम्स प्रेजेंट है, मतलब एक के ऊपर है एक पे नहीं है, एक पे 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 एक पे नहीं है, तो टोटल कितने हो गए सर? टोटल 4 आएंगे। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने एटम्स आएंगे? 4 ही आएंगे सर, क्योंकि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम्स प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करूं, यस, अगर मैं एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो सर 4 तो एफसीसी में है ही, और 4 है सर टेट्राहेड्रल वॉइड के, और 4 है सर एफसीसी के। तो मुझे समझ में आ गया कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं सर। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये तो मेरा काम खत्म हो गया, 8 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे एक रिलेशन बनाना है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच। ठीक है, तो आइए एक बार के लिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश की जाए, है ना, अच्छे से समझने की कोशिश की जाए। एक अगर मान लीजिए मैं क्यूब बनाने की कोशिश करूं, यस, अगर मैं क्यूब बनाने की कोशिश करूं तो देखते हैं मैं अपनी कोशिश के अंदर कितना कामयाब हो पाता हूं, है ना। ये बिल्कुल सोचने वाला विषय रहेगा, बट मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने क्यूब बनाने की कोशिश करी है। यस, थोड़ा जब बना ही रहे हैं तो पूरा नौटंकी कर ही लेते हैं। यस, ठीक है, तो अब ये जो क्यूब है, मुझे एक बात बताइए, आपने कह दिया कि जो एटम है वो कहां कहां प्रेजेंट है सर? जो एटम प्रेजेंट है वो है सर एक तो कॉर्नर के ऊपर, ये रहा सर कॉर्नर, तो सारे कॉर्नर के ऊपर एटम्स प्रेजेंट, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। और सर एक चीज और बताओ सर, इसमें एक बॉडी डायगोनल भी तो है। मैंने कहा हाँ यार बॉडी डायगोनल भी है, देखिए ये रहा तेरा बॉडी डायगोनल, ये रहा तेरा बॉडी डायगोनल। यस, ये रहा तेरा बॉडी डायगोनल। अब ये जो बॉडी डायगोनल है इसकी लेंथ क्या होती है सर? बॉडी डायगोनल की लेंथ हमें पता है √3/4
√3 होते हैं ना, बॉडी डायगोनल √3 होता है। सर √3a/4 डिस्टेंस के ऊपर यहां पर एक एटम रखा है, यस ये आपका एटम रखा है, और √3a/4 डिस्टेंस यहां से √3a/4 डिस्टेंस के ऊपर आपकी कौन सी वॉइड प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर एक और एटम रखा है, मतलब ये दो एटम ऐसे रखे हुए हैं। आप समझिए इस बात को। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो √3a/4 है, लेकिन सर इस √3a/4 के अंदर एक r प्लस एक r 2r इज इक्वल टू √3a/4। मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या? आपको बोलना पड़ेगा, क्या आपको ये चीज समझ में आई क्या? √3a/4 इज इक्वल टू 2r। अगर ये समझ में आ गया, खत्म है मामला। फिर क्या बचा है? यस भाई, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर एटम रखा है, इसकी रेडियस r, और जो कॉर्नर पे एटम रखा है उसकी रेडियस भी r, और ये दोनों एटम ऑब्वियस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब सर ये हो गया 2r इज इक्वल टू √3/4। तो सर मुझे यहां से a का वैल्यू कितना मिल गया? a का वैल्यू मिल गया सर 8r, है ना, ये r को कैपिटल लिख दो क्योंकि वहां पर हमने कैपिटल लिखा है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? 8r डिवाइडेड बाय √3। तो सर अब मेरा जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला बन गया, अब जो मेरा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला बन गया, वो बन गया क्या? नंबर ऑफ एटम्स 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 8r अपॉन √3 का क्यूब। तो सर इसको ऐसा लिख देते हैं ना, जब आप इसको क्यूब करोगे, है ना, तो ये हो जाएगा 8r अपॉन √3 का क्यूब, यस, इंटू 100%, इंटू 100%। तो आर क्यूब से आर क्यूब तो उड़ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है, और मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करने में आप सब लोग माहिर हो, जहां तक मुझे पता है शायद ये 25% पैकिंग एफिशिएंसी आनी चाहिए। एक बार के लिए आप लोग सॉल्व कर लेना। 35%, सॉरी 25 नहीं 35, लगभग 35% पैकिंग एफिशिएंसी होनी चाहिए। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ जी भैया जी, क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? डन है? डन है क्या? तो सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ आइटम्स निकालना था, फिर उसके बाद मुझे सिर्फ ए और आर में रिलेशन बनाना था। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें अगर आपने ए और आर में रिलेशन बना लिया तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और वही रिलेशन बनाने में एकदम से पसीने आ जाते हैं, है ना। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आया है तो फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर डालना चाहता हूं, है ना, मैं आप लोगों की स्क्रीन पर डालना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लिख रहा है, मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। यस, ये जो क्वेश्चन है कैसा है सर? 1 और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। नहीं 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 नहीं, ये 1 और मोर ऑप्शन टाइप का नहीं है, नहीं ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप ही है। इज आर कहां लिखा है बे? हाँ हाँ, गलत लग रहा है सर आपको ना, फीलिंग गलत आ रही है। यस, क्या कह रहा है? द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ सॉलिड एलिमेंट हैविंग एबीसी टाइप पैकिंग, और एबीसी टाइप पैकिंग। देखो ये तो इसने यहां पर लिख दिया एफसीसी यूनिट सेल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और हो सकता था, है ना, कब हो सकता था? नजर लग गई बे तुम्हारी। ओ प्राणियों, अबे कहां से सीख के आया वैसा काला जादू? बताओ। थोड़ी अपनी दृष्टि शीतल रखो भाई, है ऐसे बोर्ड हैंग कर दिया तुमने, देख रहे हो तुम, समझ रहे हो? आओ क्वेश्चन समझो। हाँ, अरे ये वापस कहां से आ गया? तुम तो यार बड़े चमत्कारी आदमी हो मतलब। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि इसमें अगर ये एफसीसी यूनिट सेल नहीं देता ऐसा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और वो हो सकता था, ठीक हो सकता था, क्योंकि फिर आपको ये समझना पड़ता कि ये जो एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग है, इससे कौन सा वो बनता है, मतलब लैटिस कौन सा बनता है ना। तो हालांकि इसने दे दिया एफसीसी तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, नहीं ये भी समझ लेना, इनकरेक्ट पूछा है। कई बार इनकरेक्ट जो होता है ना, इसकी आदत हमें कम होती है, तो जैसे हमें ऑप्शन दिखता है हम करेक्ट ऑप्शन पर टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं, बाकी ऑप्शन देखते नहीं हम लोग, है ना। तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी है।
अब ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, अब तो एफसीसी यूनिट सेल है। अब ये जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, चार ऑप्शन को देख लो, समझ लो क्या कह रहा है। दादा पहला ऑप्शन लिखता है कि द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इज √3/4। अब ये सब कुछ निचोड़ देगा तुमसे, तुम्हें सब कुछ पता होना जरूरी है। वॉइड ये कहां होती है, वो कौन सी होती है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री तुम्हें पता होनी जरूरी है। एक्चुअली सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ना, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्री, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, है ना। इसमें केमिस्ट्री कम है और इसमें मैथ्स ज्यादा। तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस बहुत आराम से कर सकते हो। आपका विजुअलाइजेशन अगर बहुत अच्छा विजुअलाइज कर पाते हो 3D के अंदर, सोचने की क्षमता आपकी कैसी है। यहां पर आपको मैं मॉडल के थ्रू समझा सकता हूं, लेकिन एग्जाम जो होता है उसमें मॉडल नहीं आता, है ना। वहां पर खुद को ही सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मैं रूम में बैठा हूं, ये क्यूब है, ये डिस्टेंस ये वाली है, ये वाली डिस्टेंस है। जब ये इतना सोच पाते हो तो फिर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आसान हो जाता है। फिर कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ज्योमेट्री में कहाँ 90 डिग्री एंगल लग रहा है, कहाँ पाइथागोरस लगाना है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री नहीं सिखाता, ये मैथमेटिक्स है, वो एप्टीट्यूड है। वो अगर आपके पास है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा सॉलिड स्टेट का, है ना। वो नहीं है तो फिर कुछ सीख नहीं पाते आप एक्चुअली सॉलिड स्टेट के अंदर। तो थोड़ा सा एफसीसी के बारे में बात करते हैं। मैं इसमें जो आपकी डिस्टेंस होती है और जो पोजीशन होती है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशंस और उनके डिस्टेंस, और इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बने बने हैं पहले भी और आगे भी बनते रहेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा उस वाले पार्ट को। इस वजह से मैंने कहा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें सारा सब कुछ आ ही जाएगा। तो देखिए, मैं एक बार के लिए आपके सामने क्यूब बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। पता नहीं कोशिश मेरी कितनी कामयाब होगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं। एक छोटा सा क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। अच्छा भी लगना चाहिए ना ऐसे थोड़ा, सिर्फ छोटे से काम थोड़ी चलेगा सर। लो सर देखिए, और इसमें मैं अब की बार नॉर्मल हाथ से मिला देता हूं। ये देखो सर, है ना। अब वापस से इसमें मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल बना लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा हमें चीजें ना। कोई भी एक बॉडी डायगोनल बना लो। चलो सर, मैंने ये वाला बॉडी डायगोनल बना लिया। यस। और ये जो बॉडी डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी है जल्दी बताओ सर। इस बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी √3/4। यस, दिस लेंथ इज इक्वल टू √3, सॉरी 4 नहीं है। और ये इसका बीच वाला हिस्सा मान लेते हैं, बॉडी सेंटर है ना। और अगर ये बॉडी सेंटर है तो √3/2 डिस्टेंस है ये। यस, ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन मेरे से पूछता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। सुनो, अरे कहां गया? हाँ सर, मेरी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, मेरी जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहां प्रेजेंट है? सर टेट्राहेड्रल वॉइड अभी हमने कहा कि वो प्रेजेंट होती है, ये वाला कॉर्नर है, कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है आपका ना, यहां पर एक एटम रखा हुआ है, और इस कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे, यहां पर ये है मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √3/4। यस, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? √3/4 होगी। क्या दिक्कत है सर इसमें? यस, बहुत बढ़िया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड सारी की सारी कहां प्रेजेंट होती है? बॉडी डायगोनल्स पे। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल 4 होती है ना, आप लोग समझते हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां प्रेजेंट होती है सर? एक होती है एज सेंटर के ऊपर, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये रही एज सेंटर के ऊपर। हर एक एज सेंटर के ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी, तो 12 12 इंटू 1/4 3। और एक आपकी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है सर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, राइट। और सर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती है आपके बॉडी सेंटर के भी, यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक मेरी टेट्राहेड्रल वॉइड है बॉडी के सेंटर, सॉरी बॉडी डायगोनल के ऊपर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एक तो बॉडी के सेंटर पे और एक यहां एज सेंटर के ऊपर। अब आपको ही बताना है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो कितनी होगी। आप इसको चाहो तो अपने रूम में विजुलाइज करके देख सकते हो कि आप जिस रूम में बैठे हो उसका जो कॉर्नर है उससे √3/4 डिस्टेंस के ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, इधर एज का सेंटर है, उसके ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है। यस, दिस डिस्टेंस इज a/2 एंड दिस डिस्टेंस इज √3/4। और इन दोनों के बीच जो एंगल है, ये जो एंगल है ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये एंगल से फिर मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ये डायरेक्ट वाली डिस्टेंस, ऐसा कुछ। ऐसा थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। यस।
और या फिर मुझे एक चीज और दिख रही है कि एक डिस्टेंस ये भी है, ये रही और ये रही, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यही मिनिमम डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। थोड़ा सा देखो चीजें ध्यान भी रखनी पड़ेगी आपको, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, सिंपल चीज है। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच जो नियरेस्ट डिस्टेंस है सर वो √3/4 होती है, जो होती है बिल्कुल होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड √3/4 करेक्ट है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज a/√2। दो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस a/√2 है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां हुई सर, एक है एज सेंटर के ऊपर और दूसरी है बॉडी सेंटर के ऊपर। सर एज सेंटर ये रहा a/2 डिस्टेंस, यहां पर भी एक एटम रखा है और यहां से a/2 डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी तो a/2 ही होगी सर, ये दो, यस। और मुझे एक बात बताओ, रूम में विजुलाइज करो, एक कॉर्नर से दो एज निकल रहे हैं, ठीक है, और a/2 डिस्टेंस के ऊपर दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों के बीच डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो क्या इस वाले डिस्टेंस की बात हो रही है? अगर मैं इस पॉइंट को a बोल दूं, दिस पॉइंट इज b, तो ये वाला जो पॉइंट है वो c की बात हो रही है क्या? और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC, मुझे एक बात बताइए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या मैंने ये गलत लिखा है क्या? सर कैसे लिखा है गलत? आपने बिल्कुल सही लिखा है सर, ये बिल्कुल सही है, इसमें क्या दिक्कत है? यस, ये बिल्कुल सही लिखा है सर। और दोनों के बीच जो एंगल है सर 90 डिग्री है, ये देख लो सर, कॉर्नर से दो एज निकल रहे हैं, इन दोनों एज के बीच जो एंगल है सर वो 90 डिग्री का, क्या दिक्कत है सर? काहे का परेशानी है भाई साहब, बिल्कुल सही है। हाँ जी, हमारी कॉफी आ गई है, यस। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि इस कप पे नजर ना लगाएं, है ना, नजर ना टिका के रखें, ठीक है। हाँ मतलब आपको अगर कॉफी चाहिए तो आप मुझे अपना एड्रेस भेज सकते हैं ना, लिखित में अपना एड्रेस भेज दीजिए, और पूरा पिन कोड सहित एकदम सब कुछ क्लियरली मेंशन होना चाहिए, है ना, जहां से आपको लोकेट किया जा सके, और भिजवाने का कोशिश करेंगे हम आपके घर पे, है ना। और साथ साथ ये भी मेंशन कर देना कौन सी कॉफी चाहिए, किस तरह की चाहिए, शुगर कम शुगर ज्यादा, क्या चाहिए, कॉफी कम एकदम तगड़ी वाली, या फिर नहीं लाइट कॉफी, दूध ज्यादा, ब्लैक कॉफी, दूध के साथ कॉफी, सारे स्पेसिफिकेशंस लिखते हुए भेजे, और एड्रेस एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये इस पे नजर ना गड़ाए रखें अपनी, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है वो हम लोग अभी देख रहे थे, है ना, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। पानी नहीं है अपने पास, यहाँ मैं बोलता हूं, देखें, रुको जरा, हाँ जी। तो सर ये वाली जो डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं सर, बिल्कुल करो ना कैलकुलेट। ये दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस है AB कितना है साहब? सर AB है a/2 का स्क्वायर। अरे तो मेरे भाई ये भी कितनी है, a/2 है, ये भी स्क्वायर कर दो, a²/4 प्लस a²/4, सर 2a²/4 हो गया, a²/2 आ गया, तो यहां से जो AC आया वो कितना हो गया, a/√2 हो गया। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ये तो आपने बिल्कुल है। अब बताओ इसमें कहां केमिस्ट्री है? यस, बताओ इसमें कहां केमिस्ट्री है? सर ये प्योर मैथ्स है सर, प्योर ज्योमेट्री है ना। अगर आपका अच्छा है ज्योमेट्री, अच्छा है मैथ्स, ऐसे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सको। यस, तो ठीक है सर, हो गया, कैलकुलेशन खत्म है। अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे एक और डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी? मुझे डिस्टेंस निकालनी है एज सेंटर वाली और इस बॉडी के सेंटर के ऊपर जो वॉइड है, इनके बीच की डिस्टेंस। आराम से घर बैठ के करिएगा, वो इससे छोटी नहीं आएगी, है ना। नियरेस्ट जो दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो आसपास वाली एज सेंटर वाली हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस a/√2 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब इसके बाद हम लोग अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर 3, है ना, सी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस। अच्छा जी, बताओ भाई, √3/2 कह रहा है ये, दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच की डिस्टेंस बताओ। सर दो नियरेस्ट
टेट्राहेड्रल वेट्स कहां होती है? बॉडी के डायगोनल पे होती है। ये घेरी यहां पर, यहां से भी √3/4 डिस्टेंस पे एक और होगी, √3/4 सॉरी। अब बताओ दो टेट्राहेड्रल वेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जल्दी बताओ। हाँ हाँ फटाफट। बताओ कितनी होगी? अरे सर देखो, ये वाला जो डायगोनल है वो √3 डिस्टेंस का है ना, तो √3 में से √3/4 यहां से हटा दो, √3/4 यहां से हटा दो, तो ये वाली जो डिस्टेंस है सर √3/2 है। सर क्या दिक्कत क्या है? √3/2 है सर, क्या परेशानी? यस, √3/2 डिस्टेंस है और सर यहां पर √3/2 लिखा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। नहीं है करेक्ट, गलत है, गलत। अबे तुम एक तरफा सोच रहे हो भाई, समझ नहीं रहे तुम बात को। अरे तुम हमेशा सारी पॉसिबिलिटी निकालना करो। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि नियरेस्ट सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी है, आपसे नहीं पूछा डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस √3/4 भी है लेकिन नियरेस्ट √3/2 भी है लेकिन वो नियरेस्ट नहीं है। तो सर मतलब ये तो आपने फंसा दिया सर, मतलब ऐसा ऐसे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा यार फंसा तो दिया। अगली स्लाइड पे आ तू, थोड़ा सा मैं तुझे अगली स्लाइड के ऊपर तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, है ना, कहां गलती कर रहे हैं हम लोग, है ना, इस गलती को समझने की कोशिश करते हैं, तभी कहानी समझ में आएगी अच्छे से, है ना। वापस मैं क्यों बनाने की कोशिश करता हूं, गुस्ताखी कर रहा हूं, मतलब पता नहीं सही हो पाएगी नहीं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। लो सर आ जाओ, ले लिया। क्यूब का अब तो सीधा बना हुआ होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। वो जो अपना पीडब्ल्यू का प्रोडक्ट है ना, व्हाइट बोर्ड, उसके अंदर है ये सारा सब कुछ अपने आप बना हुआ आ जाता है क्यूब। लो आओ देखो, अब मैं आपके सामने ना दो बनाना चाहता हूं, क्या, बॉडी के डायगोनल, समझना, दो बॉडी के डायगोनल बनाना चाहता हूं। अब किसी ने रट भी रखा होता है ये सारी चीजें, बेटा जो रट रखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने रट रखा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो समझना चाह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक बॉडी का डायगोनल ये रहा, ठीक है, और एक बॉडी का जो डायगोनल है ये बना लेते हैं। ओहो, वो ये रहा सर, है ना। ऐसे मान लो दो बॉडी डायगोनल है ये, एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो ये सेंटर है, एक आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड ये रही यहां से √3/4 डिस्टेंस के ऊपर, और यहां से भी √3/4 डिस्टेंस के ऊपर एक और टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये भी है। तो आपने क्या किया, एक ही डायगोनल के ऊपर जो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ रही थी उनके बीच की डिस्टेंस निकाली √3/2। अब आपको यह भी निकालना पड़ेगा मुन्ना कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। हो सकता है ये जो डिस्टेंस है उससे कम आ जाए, √3/2 से कम आ जाए। सोचो कितनी आ रही है डिस्टेंस। मैंने अपनी कॉफी निपटा दी है सर। देखो ज्योमेट्री से अगर मैं देखूं, ज्योमेट्री ये कहती है कि ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ये a/2 है, नहीं a/4 होना चाहिए ना, ये वाली भी a/4 है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है a/2 है सर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज a/2। और अभी जो तुमने निकाली ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आ रही थी, √3/2, ये कितनी आ रही है a/2। हाँ सर गड़बड़ हो गई सर, है ना। तो इसका मतलब नियरेस्ट a/2 होगा, √3/2 नहीं होगा। और ये जो स्टेटमेंट है सर ये गलत हो गया, और हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है सर। बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन था, समझने का हमने पूरी भरपूर कोशिश करी है सर, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया। ठीक है, पता नहीं जो मैंने टाइम लगाया वो इसको जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, लेकिन मतलब समझ में आनी चाहिए थी यार, है ना, समझ में आनी चाहिए थी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं सॉलिड स्टेट के ऊपर ही। एक और क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा। हाँ एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, ये रहा। करो देखें ट्राई, करो देखें ट्राई। क्या कह रहा है, लिखता है कि एन एलिमेंट एटॉमिक मास जिसका 125 क्रिस्टलाइजेज इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अरे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का मतलब एटम सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है मेरे भाई, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। यस कॉर्नर्स ओनली, ठीक है सर।
if the diameter of the largest sphere which can be placed in the crystal without disturbing the crystal is 366 picometer, then find the density in gram per centimeter cube. डेंसिटी चाहिए आपको, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी प्लेस्ड इन द क्रिस्टल विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल इज 366 पिकोमीटर, देन फाइंड द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कह रहा है ये? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, उसमें एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, और उसमें रेडियस और एटम की जो एटम की रेडियस और जो अपनी ये क्या होती है यार, एज लेंथ, उसके बीच रिलेशन क्या होता है? पहले तो ये बताओ, ये सोचो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, क्योंकि तब गाड़ी तभी आगे बढ़ेगी भाई, वरना गाड़ी आगे बढ़नी नहीं है। यस, सबसे पहले तो ये सोचो, सबसे पहले ये सोचो कि एटम की रेडियस और एटम की रेडियस और जो एज लेंथ है उसके बीच डिस्टेंस क्या है, उसके बीच रिलेशन क्या है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी है। हाँ जी, अरे बोलो तो सही। अरे सर क्या आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सिंपल बात है, अगर ये वाले डिस्टेंस ए है, सोचो ये जो डिस्टेंस है ना एज लेंथ, इसको ए मान लेते हैं, और एटम सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है सर? कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है सर। क्या क्या पूछ रहे हो आप ये? अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक एटम ये रहा सर और दूसरा एटम ये रहा, तो इसका अगर रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो सीधी सी बात है सर, ए इज इक्वल टू 2r हो गया। इसमें आप घबरा क्यों रहे हो? क्या दिक्कत क्या है इसमें आपको? हाँ, क्या दिक्कत आ गई इसमें? मैंने कहा भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ए इज इक्वल टू 2r है। लेकिन तुझे करना क्या है? इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच कैन बी प्लेस्ड इन द क्रिस्टल विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल, आपको जी जितने भी कॉर्नर्स हैं, इन सारे कॉर्नर्स के ऊपर ऐसे ही एटम्स रखे हुए हैं, और इनके बीच में भी आपको एक ऐसा एटम रखना है जिससे कि इस क्रिस्टल लैटिस की जो क्रिस्टल जो वो डिस्टर्ब ना हो। क्या थोड़ा बहुत बीसीसी वाला फील आ रहा है क्या तुम्हें? मैं बीच में बॉडी के सेंटर पे एक एटम रख दूं जो सारे जो कॉर्नर एटम्स उनको टच कर रहा है, लेट से बॉडी के सेंटर पे जो एटम रखूं वो क्योंकि ये एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, ये वाला और ये एटम आपस में टच करेगा, ये वाला और ये एटम आपस में टच करेगा, ये एटम ये टच करेंगे आपस में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम्स है वो एक दूसरे को टच करेंगे। ऐसा नहीं होगा यहां पर जो रखा हुआ एटम और यहां पर जो रखा हुआ एटम वो एक दूसरे को टच करेगा, नहीं। ए इज इक्वल टू 2r होगा उस केस में, तो √3 इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, वो नहीं होगा, ए इज इक्वल टू 2r। तो सर मैं क्या कर सकता हूं, जो सोचो ये जो तुम्हारा बॉडी डायगोनल है, लेट से ये वाला जो बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल पे यहां पर एक एटम रखा हुआ है, ठीक है, और इस वाले यहां इस वाले पे एक एटम रखा हुआ है, ये वाला एटम रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाले जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां पर ये जो बॉडी का सेंटर है, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है ए और बी, ये टोटल डिस्टेंस तो सर कितनी है? √3 है। यस, ए बी कितना है? √3 है। मैं इसके सेंटर पे एक एटम रख देता हूं। सेंटर पे एटम रखने का मतलब यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर? वो √3/2 हो जाएगी। और सर ये जो आपने सेंटर पे एटम रखा है, ये वो लार्जेस्ट स्फीयर हो सकता है जो इस एटम की इस क्रिस्टल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम बीच में समा जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। और लार्जेस्ट बोला है इस वजह से मैं दोनों को टच करवा के रख रहा हूं, बाकी उससे कम वाले तो कितने भी रख दो। क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट स्फीयर, तो जो लार्जेस्ट स्फीयर यहां पर आप रखोगे वो दोनों एटम्स को टच करेगा, और जब दोनों एटम्स को टच करेगा मेरे भाई √3 ये जो एटम है इसके डिस्टेंस r मान लेते हैं, इसकी रेडियस r मान लेते हैं, और ये जो आपने लार्जेस्ट एटम रखा है ना, इसके डिस्टेंस हम लोग इसका रेडियस r मान लेते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r। क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या? r + r इज इक्वल टू √3/2। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो मुझे एक बात बताओ, किसी के पेट में कोई दर्द है क्या? नहीं बोलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा। बताइए, अब ये चीज समझने की थी, और यहां से आर तो आपको बताइए क्या दिक्कत है सर? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये इतना ही सोचना था भाई, क्वेश्चन खत्म है। अब तो आपको आर की जगह क्या लिखना है? a/2 लिख दिया, तो ये हो गया सर a/2 + r
इज इक्वल टू √3a/2। तो ये आती तो कैलकुलेशन है, अब आर को ए की फॉर्म में लिखना है तो आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए को कॉमन ले लिया, a/2 कॉमन ले लिया और √3 - 1 हो गया। यस, और जो √3 है वो कितना होता है 1.732, a/2 1.732 -1। तो सर जो उस स्फीयर का जो आर आया, यस वो कितना है, एज लेंथ निकालना है ना, ये दे रखा है विदाउट डिस्टर्बिंग, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, मतलब 2r इज इक्वल टू 366 तो दे रखा है मुझे। अरे तो यहां से ए निकाल लेता हूँ ना भाई, यहां से ए निकालूंगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ तो आर तो दे ही रखा है मुन्ना ये 2r, ये दे रिलेशन क्या बन गया, 2r इज इक्वल टू ए इंटू 0.732, और ये जो 2r ही तो होता है डायमीटर, ये कितना दे रखा है 366, तो 366 डिवाइड बाय 0.732, बताओ ये वैल्यू कितनी मिल रही है, कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेटर यूज कीजिए जनाब। 366 डिवाइडेड बाय 0.732, क्या ये वैल्यू 500 मिल रही है क्या, 500, और ये किस में आएगी, ये किस में दे रखी है, पिकोमीटर, ये पिकोमीटर आएगी सर, बताओ देखिए जल्दी बताओ, क्या मैंने सही किया है क्या। यस, और सर डेंसिटी चाहिए मुझे, है ना, डेंसिटी चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जमुना इनटू ए क्यूब। Z मेरे पास है, सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक होता है। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है 125 ग्राम पर मोल। Na की वैल्यू मेरे पास है, A मेरे पास पिकोमीटर में, ये A किस में लिखना होता है, यहाँ इन सेंटीमीटर लिखना होता है ना, तो ये 500 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया। ये 500 इंटू 10⁻, नहीं 5 इंटू 10⁻, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया, लेकिन मुझे उसको सेंटीमीटर में लिखना है, तो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर दो इसको, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करूंगा, कितना लिख दो 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिख दिया। ये वैल्यू यहाँ सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिएगा और आपको डेंसिटी मिल जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, है ना यार। इतना कैलकुलेशन कर लेना दादा मुन्ना, यार इतना कैलकुलेशन आप लोग करने की कोशिश करना, ठीक है। डन है क्या, हो जाएगा क्या, अरे कर लोगे ना यार इतनी कैलकुलेशन, तो 1.66 के लगभग आएगा इसका आंसर, है ना, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन जो समझने वाली चीज थी ना वो ये वाली थी, लार्जेस्ट स्फीयर जो लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका आपको दे रखा था क्या, डायमीटर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, डन है, वेरी गुड सर। चलिए सर, सॉलिड स्टेट का ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आपको वापस ले चलता हूं, किधर, आओ आओ सर, थोड़ा सा वापस आ जाओ, थोड़ा सा वापस आ जाओ सर आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। थोड़ा सा वापस आते हैं सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। आइए सर देखिए क्या गजब क्वेश्चन है, मतलब आसान है क्वेश्चन, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। कहता है कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ई नॉट Bi3+ से Bi एंड ई नॉट Cu2+ से Cu आर 0.226 एंड 0.344 वोल्ट, ये दोनों के एसआरपी वैल्यूज दे रखे हैं ना, मतलब ये दोनों का एसआरपी दे रखा है सर, इसमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0.226 और ई नॉट Cu+ से Cu, ये जो दिया है वो हमने लिख दिया 0.344 वोल्ट दे रखा है। अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट ऑफ बिस्मथ एंड कॉपर एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ईच, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या कर रखा, मिक्सचर ले रखा है, दो सॉल्ट्स ले रखे हैं, एक किसका सॉल्ट है बिस्मथ का और दूसरा सॉल्ट किसका, कॉपर का, उन दोनों को मिक्स कर रखा है और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, दोनों सॉल्ट्स का मिक्सचर है। To what value can Cu2+ be brought down before bismuth starts to deposit in electrolysis? If answer is 10⁻⁻x, then find the value of x. क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब कई बार ना ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज ही है, इसी में बच्चा उलझ के रह जाता है, उसको समझ ही नहीं आता साला करूं कहां से, इसको कहां से स्टार्ट करूं। यस, तो सर स्टार्ट किया जा सकता है कहां से, इसको सर आप ऐसे स्टार्ट करो। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। यस,
अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है सर? ये चीज तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा है कि जिसका एसआरपी कम होता है सर उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होता है सर, उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर, लिख दीजिए उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा सर। तो और जिसका एसआरपी ज्यादा होता है सर वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इन दोनों में से किसका एसआरपी ज्यादा है सर? मुझे दिख रहा है इन दोनों में से कॉपर का एसआरपी ज्यादा है, और क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सर इसका रिडक्शन पहले होगा। जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन आसानी से होता है। मतलब ये जो दोनों सॉल्ट्स आपने ले रखे हैं, ये जो दोनों सॉल्ट्स आपने ले रखे हैं, इन दोनों में से पहले रिड्यूस कौन आएगा सर? पहले रिड्यूस होएगा कॉपर का। क्यों? क्योंकि जो कॉपर का एसआरपी है इट इज ग्रेटर देन द एसआरपी ऑफ बिस्मथ। तो सबसे पहले जो मिक्सचर है समझना है ना, यहां पर ये दो का मिक्सचर है ना, इसके अंदर Bi3+ भी है और इसके अंदर Cu2+ भी है। ठीक है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड के ऊपर कॉपर Cu2+ जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले रिड्यूस होगा तो कहां पर होगा? रिडक्शन कहां पर होता है? कैथोड पे ही। कैथोड है मान लेते हैं, कॉपर 2+ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है डिक्रीज कर रही है, 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 कर रही है। इसका जो एसआरपी है वो कम हो रहा है, 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 हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा भाई, रिएक्शन ये वाली हो रही होगी ना, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। सर यही तो हो रहा होगा, कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा होगा, तो यही वाली केमिकल रिएक्शन हो रही होगी कैथोड के ऊपर। तो सर धीरे 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 अगर मैं इसके इसके फॉर्मूला इसके ऊपर अगर मैं वो अप्लाई करूं, नस्ट इक्वेशन ESRP इज इक्वल टू E0 SRP माइनस 0.059/n लॉग 1/Cu2+, और इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए E0 SRP कितना दे रखा है 0.344, इसको प्लस लिख देता हूं मैं, 0.03 कर देता हूं लॉग Cu2+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो मुझे एक बात बताइए, क्योंकि Cu जो है कॉपर पहले रिड्यूस हो रहा है, कॉपर रिड्यूस होएगा तो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा सर? Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, कर रही है सर। अगर धीरे धीरे डिक्रीज करेगी मतलब इसका जो एसआरपी है सर वो भी डिक्रीज करेगा। एसआरपी डिक्रीज करता 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 एक दिन किसके इक्वल आ गया? 0.226 के इक्वल आ गया। और जिस दिन 0.226 के इक्वल आ गया, दोनों का एसआरपी कम हो गया। अब इसके बाद अगर एसआरपी और कम होएगा कॉपर का तो सर बिस्मथ भी डिपॉजिट होने लगेगा। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो क्या? इससे पहले तक अगर जब तक इसका एसआरपी 0.226 से ज्यादा है तब तक तो सर कॉपर डिपॉजिट होएगा 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 होएगा। लेकिन सर जैसे ही एसआरपी 0.226 हुआ उस दिन दोनों साथ चलते हैं भाई, अपना भाई है। तो कॉपर बोलेगा बेटा अब आजा साथ, बहुत दिन हो गए तुझे बचते हुए, अब निपटते हैं दोनों। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट वैल्यू कैन Cu2+ बी ब्रॉट डाउन बिफोर बिस्मथ स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। तो बिस्मथ जब डिपॉजिट होएगा उस समय एसआरपी कॉपर का कितना होएगा सर? वो होएगा 0.226, ये होएगा सर 0.226। और अब मेरे से पूछा है कि बताओ इस समय जो कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बताओ एक बार। क्या क्या लग रहा है तुम्हें? क्या तुम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं तुम ही बता दो, मतलब ये हो पाए तुमसे कैलकुलेशन तो। हम्म बताओ बताओ। हो जाएगा ना यार, कर लेना आप तो यार, इतनी कैलकुलेशन तो मतलब जो कॉन्सेप्ट समझने का था वो तो हो गया है। अब मेरे पास आंसर लिखा हुआ था तो मैं बता देता हूँ, तुम एक बार कैलकुलेट कर लेना, 10⁻⁴ आएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया सर। समझे ना तुम क्वेश्चन क्या कर रहा चाह रहा था? मतलब सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत तोप चीज नहीं थी, लेकिन कई बार वो नहीं आता अपने दिमाग में, स्ट्रक नहीं। अब बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये एडवांस में थोड़ी पूछेगा, आप ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? लेकिन ये क्वेश्चन जब पहली बार तेरे सामने आया था ना तो नहीं हुआ था तेरे से। मैं यही कहना चाह रहा हूं, हमें क्वेश्चन कई बार आसान लगता है टीचर के बताने के बाद, फिर हम कहते हैं अरे ये क्वेश्चन सर ने करवा दिया। एडवांस के क्वेश्चन भी तो ऐसे ही होते हैं। हाँ ये मुझे लग रहा है दो सेम हो गए। चलो आओ फिर कुछ और करते हैं। कौन सा किया जाए? चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और गिवन दे रखा है दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत अच्छी बात है। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अरे देखो यहां पर अगर इज आर लिखा है ना महाराज, इसका मतलब ये वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। बताओ है कि नहीं, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। सेल पोटेंशियल हमसे पूछता है, कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज करेगा तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिक्रीज, द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द ऑपरेशन इज इतना 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 इतना। मतलब सारे ही कैलकुलेशन है, मतलब इसमें सारा केस करना ही है, चार ऑप्शन अलग अलग आपको देखने ही पड़ेंगे। तो ई ऑफ सेल निकालने के लिए देखो सीधी सी बात ये होती है कि मुझे सेल रिएक्शन का पता होना जरूरी होता है ना। और सेल रिएक्शन के लिए मैं कह सकता हूं कि जो एनोड है मेरा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगा, किसका होएगा सर, जिंक जो है वो Zn2+ की फॉर्म में जाएगा, यस ऑक्सीडाइज होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और सर जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर कॉपर जो है सर वो डिपॉजिट होएगा, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस, और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। तो सर जो सेल रिएक्शन बनी ना, सेल रिएक्शन जो मेरी बनी नेट, वो ये बन गई सर, प्लस गिव्स Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। और इस क्वेश्चन के अंदर शायद मुझे कंसंट्रेशन भी दे रखी है, कॉपर 2+ की 10⁻² और जिंक की 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻2 मोलर दे रखा है और ये 10⁻⁻1 मोलर दे रखा है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ई नॉट ऑफ सेल निकालूंगा, क्योंकि सेल पोटेंशियल निकालने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। बताओ कैथोड कौन है सर, कॉपर है, और अगर कॉपर कैथोड है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.34, यस ये 0.34 है, माइनस 0.76 ये दे रखा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये ई नॉट ऑफ सेल का वैल्यू कितना मिलेगा, 1.1 वोल्ट मिलेगा सर, यस। लेकिन सर ये तो ई नॉट ऑफ सेल आया ना सर, मेरे से क्या पूछा है क्वेश्चन में, ई ऑफ सेल पूछा है। अरे तो सर ये तो क्वेश्चन तो आसान है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन। एन कितना इस रिएक्शन में 2, लॉग कंसंट्रेशन किसकी आएगी ऊपर जल्दी बताओ, Zn2+ की, डिवाइड बाय नीचे कंसंट्रेशन किसकी आएगी, CO2+ की। सर ई नॉट कितना है 1.1 माइनस 0.03 लिख देते हैं इसको, लॉग Zn2+ कितना हो गया 10⁻⁻1 और ये कितना हो गया 10⁻⁻2। तो सर ये 10⁻⁻2 ऊपर गया, 10 आ गया, log 10 1 हो गया, तो सर 1.1 माइनस 0.03 कितना आ रहा है, 1.17 दिया है क्या, यस ये रहा सर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, यस हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज इंक्रीज्ड द सेल पोटेंशियल विल डिक्रीज। Zn2+ की कंसंट्रेशन के साथ सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा सर, ये भी हम लोग वो बना लेते हैं इसकी इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा लिख देता हूं, है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, मैं इस प्लस को माइनस बना देता हूं, प्लस 0.03, माइनस को प्लस बना देता हूं लॉग, जब मैं प्लस बनाऊंगा तो कॉपर 2+ ऊपर चला जाएगा और Zn2+ नीचे आ जाएगा। अब आपका ऑप्शन क्या कह रहा था सर, ऑप्शन कह रहा था कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज इंक्रीज्ड सेल पोटेंशियल विल डिक्रीज। सर देखो अगर आपने Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ाई, अगर ये बढ़ाई तो लॉग में लिखी हुई वैल्यू कम होगी और लॉग में लिखी हुई वैल्यू कम आएगी तो और वैल्यू कम होगी, सर ई ऑफ सेल डिक्रीज करेगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत नहीं है तो सर ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल करेक्ट है सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे कहता है नेक्स्ट ऑप्शन कि इफ द सेल इज अलाउड टू ऑपरेट द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ विल डिक्रीज। कहता है कि अगर इसको चलने दें तो Cu2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, ऑब्वियस है सर, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, Cu2+ का डिपोजिशन हो रहा है कॉपर के ऊपर, तो धीरे धीरे कॉपर 2+ कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ इन द सॉल्यूशन डिक्रीज करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछता है कि द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन इज इतना। गिब्स एनर्जी चेंज मतलब मेरे से डेल्टा जी का वैल्यू पूछा है सर, डेल्टा जी जो होता है वो होता है माइनस NF ई ऑफ सेल। सर n का वैल्यू 2 है, F 96500 होता है, और सर जो ई ऑफ सेल है वो हमने कैलकुलेट किया कितना है 1.07 है। वन 1.07 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 96500 से और साथ में मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, जो ये वैल्यू है ना पता है कितनी मिल रही है, 20,6,510 जूल पर मोल। लेकिन सर मैं इसको
कन्वर्ट करना चाहता हूँ 206.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 206.5 और यहाँ पर भी 206.6। हाँ ठीक है, वो उसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 6 ही हो जाएगा। ये ऑप्शन भी करेक्ट है सर, इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है सर, ए बी सी डी सारे ऑप्शंस करेक्ट है सर। और मैं आपको बताऊं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको करने में ज्यादा टाइम लगता है ना, और इसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर एक भी गलत ऑप्शन आपने टिक कर दिया, मान लो इसमें आंसर होता ए बी डी और आपने सी भी टिक कर दिया, तो आपके ए बी डी वाली जो मेहनत है वो खराब हो जाएगी, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा, है ना। और हाँ, अगर ए बी सी डी चार ऑप्शन करेक्ट है और आपने ए बी सी पे टिक किया तो आपका नेगेटिव नहीं होएगा, लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना, पार्शियल मार्किंग होगी। लेकिन चलो उसमें तो फिर भी फायदा है, कोई बात नहीं। इसी वजह से जैसे ही क्वेश्चन आपके मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट आते हैं, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जब आप 100% श्योर हो तभी टिक किया करो, इसमें तुक्का नहीं मारना, क्योंकि अगर आपने एक भी ऑप्शन पे तुक्का मारा तो हो सकता है बाकी ऑप्शंस आपके सही थे, लेकिन एक ऑप्शन पे तुक्का मारा वो गलत हुआ तो सारा का सारा ही मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है, डन है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, कोई क्वेश्चन उठाते हैं एक। ये तो तुम कर ही लोगे, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे ना, होमवर्क, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में दे रहा हूं। गिवन द स्टेटमेंट इज आर, ये भी वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है ना, इसमें भी वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है। वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी सेल रिएक्शन पॉसिबल है। आपको सीधा सा एक ही काम करना है, ई ऑफ सेल निकालना है। अगर ई ऑफ सेल तुम्हारा पॉजिटिव है, इसका मतलब वो सेल रिएक्शन। ई नोट ऑफ सेल मतलब ई ऑफ सेल निकालने के लिए तो आपके पास वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ई नोट ऑफ सेल निकाल लेना, क्या दिक्कत है, ये निकालना। और ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव आया तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव आएगा, इसका मतलब सेल रिएक्शन पॉसिबल होगी। मतलब ये काम इस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है, बताओ कर लोगे, है ना। तो ये एक बार के लिए आप लोग करिएगा, ये आपका होमवर्क है। कुछ एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और भी दे सकता हूँ होमवर्क में, है ना, वो भी आप लोग एक बार के लिए ट्राई कीजिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी मैं चाहता हूँ आप लोग घर पे करें, है ना। ये भी आसानी क्वेश्चन है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको सीधा एक ही काम करना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये दो रिलेशंस है, इनको लिख के माइनस कर देना, रिलेशन बन जाएगा, है ना। तो ये भी आप लोग करोगे खुद एक बार। एक क्वेश्चन और है, देखो ये वाला देख लो एक बार के लिए। इसमें भी मैं आपको हिंट देता हूं, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 270 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मिस अंजलि, अच्छा मिस अंजलि, with 75% correct efficiency, then 168 liter of O2 will be evolved at node at 1 atm to 73 Kelvin. देन मुझे लग रहा है ये यहाँ पर ये गलत लिखा है, और अब आपसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना। ये ऑप्शन आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 168 लीटर ऑफ O2 विल बी इवॉल्व्ड, टोटल 504 लीटर ऑफ गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड, 336 लीटर ऑफ H2 विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड, है ना। ऐसा मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे। तो सर वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन होती है ना, मेरे हिसाब से ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर अलग से करवाया गया था सर। वो जो रिएक्शन होती है 2H2 गिव्स 2H2 प्लस O2 गैस, मेरे हिसाब से इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो एनोड के ऊपर आपको कौन सी गैस मिलेगी, O2, और कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक। इस रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते थे वो 4 होते थे। यहां से भी देख सकते हो 4H प्लस है, यहाँ 4H प्लस 2H2 में जा रहा है ना। इसका मतलब सर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, और ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 का चेंज, तो 2 के लिए 4 का चेंज हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो मास ऑफ वाटर है सर वो कितना है, 270 ग्राम है सर। एक बात बताओ ना, अगर ये 270 ग्राम है तो मैं यहां से मोल्स ऑफ H2 निकाल सकता हूं क्या सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, तो 9 3 27, 9 2 18, 15 मोल है सर। वाटर के कितने मोल है, 15 मोल है। अब रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या कह रही है, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कहती है कि 2 मोल अगर आपके पास पानी है, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री कहती है कि 2 मोल पानी से 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन हमारे पास वाटर के कितने मोल हैं सर, 15 मोल है। तो अगर मेरे पास 15 मोल पानी है तो इससे 7.5 मोल मुझे ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन मेरे से पूछा है कि मोल मत बताओ, ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ,
22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रेशर 1 atm दे रखा है, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन अगर आप लोग करोगे, क्योंकि मैंने से सुना आप लोगों की कैलकुलेशन के बहुत दूर दूर तक चर्चे हैं, गजब कैलकुलेशन है, तो ये 168 लीटर आएगा साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 168 लीटर बिल्कुल सही है सर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कहता है कि 336 लीटर ऑफ H2 विल बी इवॉल्व्ड एट एनोड, गलत हो गया सर, H2 तो कहां इवॉल्व हो रहा है, H2 एट कैथोड, और हमसे यहां कह रहा है H2 एनोड पे आ रहा है सर, इस पे काटा मार दो, सबसे पहले ये कट हो जाएगा। टोटल 504 लीटर ऑफ गैसेस विल बी प्रोड्यूस्ड, टोटल गैसेस की बात कर रहा है, टोटल गैसेस का मतलब ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया O2 का, H2 का भी निकालो सर वॉल्यूम। सर यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मोल वाटर से, है ना, 2 मोल वाटर से 2 मोल H2 गैस मिल रही है, तो इसका मतलब 15 मोल अगर पानी है आपके पास क्वेश्चन में, तो इससे 15 मोल O2 गैस मिलेगी, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वॉल्यूम में, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 336 हो गया, 336 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया सर, टोटल वॉल्यूम आ गया गैसेस का 336 प्लस 168 है ना, इसमें ऐड कर दो आप 168 को, सर 504 लीटर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है ऑप्शन, हाँ टोटल 504 लीटर बिल्कुल सही कह रहा है सर। कहता है कि 45 फैराड इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड, इस रिएक्शन के अंदर 45 फैराड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। समझो आप लोग, समझो आप लोग, ये जो क्वेश्चन है इसका एन फैक्टर कितना है सर, 4 है, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। मेरे पास 2 मोल वाटर जो है उसके लिए मुझे 4 फैराडे करंट चाहिए, इसका मतलब ये हो गया भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है, और 2 मोल वाटर के लिए मुझे 4 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब 4 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 4 फैराडे। यस मैं ऐसे कह सकता हूं, तो 2 मोल वाटर का अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो उसमें 4 फैराडे चाहिए, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब 100% करंट एफिशिएंसी है तब। लेकिन मेरे पास 15 मोल वाटर है, तो 15 मोल वाटर है तो उसमें कितना चाहिए होगा फिर, 4/2 इंटू 15, तो बच्चा कहता है सर 30 फैराडे चाहिए। ये तो तब है जब बेटा, ये तो तब है जब करंट एफिशिएंसी 100% हो, लेकिन यहां क्वेश्चन में 100% अगर करंट एफिशिएंसी है तो उसमें मुझे 30 फैराडे चार्ज चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया कि 75% है कि 70% है, देखो तो सही सर, क्वेश्चन में कहा गया 75% करंट एफिशिएंसी, तो उसमें मुझे कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, 100 इंटू 75, 75 2500, ऐसा ही है क्या? मुझे और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, कितनी आ रही है चेक करो ना, मतलब क्या 45 आएगी, छोड़ो उसको, मतलब क्या 45 आएगी क्या, ये तो हमें तो ये देखना है ना, ये कह रहा है 45 फैराडे, क्या वो 45 आएगी क्या कभी, नहीं तुम बता दो, क्या वो 45 आएगी क्या कभी, नहीं तुम बता दो भाई, आ रही है क्या? कितना आ रहा है, 90/4, हाँ अगर 75% करंट एफिशिएंसी है तो 3000/75, 30 इंटू 100 अपॉन 30 इंटू 100/75, 30 इंटू 100/75, अब हाँ, अबे उल्टा लिख दिया है भाई, क्या कर रहे हो ये, 30 अरे भाई 75% करंट एफिशिएंसी है क्वेश्चन में, तो 100% करंट एफिशिएंसी के लिए कितना चाहिए होगा, क्वेश्चन तो ये निकालना है ना, तो मेरे भाई 100 इंटू 30 इंटू 100/75 होगा ना भाई, 25 100 सर 40 फैराड है, अरे सर कॉमन सेंस की बात है, अगर करंट एफिशिएंसी कम है इसका मतलब सीधा सा ये है, करंट एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आप देते 1 फैराडे हो लेकिन काम में 1 नहीं आ रही, उससे कम में आ रही है, बाकी लॉस भी हो रहा है ना। एफिशिएंसी यही तो होती है कि हम ये कहते हैं कि एक रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री, जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन है, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनना चाहिए, कब, जब इसमें परसेंटेज यील्ड 100% होगी, लेकिन अगर मान लो इसके 2 मोल से इसका 1 ही मोल बन रहा है, इसका मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी सर कम हो गई है, परसेंटेज एफिशिएंसी 50% हो गई है। यस मेरी बात समझ में आ रही,
तो जब करंट एफिशिएंसी 70% है, इसका मतलब चाहिए थी 70, 30 फैराडे चाहिए थी, तो 30 फैराडे, लेकिन क्योंकि करंट एफिशिएंसी कम है तो हमें ज्यादा करंट देनी पड़ेगी 30 फैराडे करंट निकालने के लिए, क्योंकि जो बाकी 25% होएगा, 40 का 25% 10 हो गया, 40 का 25% 10 हो गया सर, वो तो चला जाएगा ऐसे ही खराब, सिर्फ काम आएगी 75%, कितनी, 30 फैराडे। हमें 30 फैराडे चाहिए, मुझे 30 फैराडे चाहिए, तो मिलना कितना चाहिए, आना कितना चाहिए, 40 फैराडे। 40 आएगी तो मेरे तक 30 पहुंचेगी, 25% तो कट लग गया सर। और नहीं होता गवर्नमेंट, जैसे मान लो तुम्हारे 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 घर से एक दूसरी जगह तक जाने के लिए रोड थी, वो बनाई गवर्नमेंट ने ना, बोले कि हम ये रोड बनाएंगे, टेंडर हुआ 1 करोड़ रुपए का, गवर्नमेंट ने बोला 1 करोड़ रुपए लगेंगे ये रोड बनाने में, लेकिन जब वो रोड बनती है बेटा करोड़ों में नहीं लगता फिर पैसा, फिर लाखों में लगता है सिर्फ। इसका कट उसका कट, इसका कट, नेता पता नहीं कौन 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 कौन, ये वो लास्ट में पता चला साला रोड तो कुछ गिने चुने लाखों में बनी है, बाकी तो कट लग गया। यहां तो 75% है, वहां तो 75% का कट लग जाता है भाई, काम में तो है गिना चुना, है ना, उतना ही पैसा आता है। समझ जाओ तुम, एग्जाम्पल वहां से सेट कर लो। तो सर ये 45 नहीं आएगी, कहने का मतलब ये, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यस, ऐश करो, जाओ, थैंक यू सो मच। आप लोग आए और आपने इस क्लास की बढ़ा दी शोभा, सब लोगों ने बढ़िया ढंग से बैठ के पढ़ाई करी, थैंक यू सो मच इसके लिए। और अब आपका मेरा फिजिकल केमिस्ट्री जो पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। यस, तो आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। इसके बाद अपना कोई सेशन नहीं होएगा, ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक का शायद सेशन बचा हो तो आप लोग शेड्यूल में देख लेना, है ना। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। यस, जितने भी बच्चे हैं एडवांस के लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी जो भी तैयारी है, जितनी भी तैयारी है, उसको अच्छे से समेट के जाइएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय जितना आप पढ़ पा रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम के अंदर बैठो। ये एग्ज़ाम JEE एडवांस का जो है ये 100% क्वेश्चन करने का नहीं है ना। यहाँ पर आपको 95% 99% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, यहाँ आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, गिने चुने क्वेश्चंस करने हैं, जो आप कॉन्फिडेंट हो कि ये मेरे सही होंगे, है ना। ये एग्जाम उसका है, चूजी बनने का है ना। सारे क्वेश्चंस करने जाओगे, हो सकता है कुछ भी अच्छा ना हो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे नहीं करने हैं, अगर आप कर पा रहे हो सारे तो सारे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पहले उन क्वेश्चंस को करना जो आसान कैटेगरी के हो, तुम्हें लग रहा है कि ये तो मेरा सही होना है ना, तब जाके बाकी फिर अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बाद में बढ़ना, ठीक है। तो चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले, और जिस दिन हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेट करें आप सबसे मुलाकात हो, इसी कामना के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।